अब अमेरिका को लग रहा है कि उनकी इकोनॉमी को यह ब्रिक्स प्रभावित कर सकता है। उनको डर है कि कहीं कोई करेंसी ना ले आए। ब्रिक्स को एक बार तो मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप ने मृत घोषित कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्रिक्स देशों के साथ जाएगा उस पर 10% टैरिफ मैं अलग से लगाऊंगा। ये जो देश है उसमें एक देश को मैं अगर छोड़ दूं, सऊदी अरबिया, क्योंकि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है अमेरिका पे, कोई दूसरा देश उस ढंग से डरने वाला नहीं है। और अगर ये कलेक्टिवली एक साथ अगर फ्रंट खोल देते हैं तो अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। वो उन देशों पर निशाना लगा रहे हैं जिनके बारे में उन्हें लग रहा है कि ब्रिक्स के नेता हैं और उनके नजरिए से चीन नेता है या रूस नेता है, इंडिया नहीं। लेकिन इससे फायदा भारत को हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री अगर गेस्ट के रूप में अगर था तो कौन सा था? वो भारत था। प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ उस ढंग के स्टेटमेंट दिए जो कि दूसरी जगह नहीं देते। रूस और चीन का जो ट्रेड है 95% ट्रेड वो अब ये रेनमिनबी, चाइनीज करेंसी जो है, और रूबल उसमें हो रहा है। अब भारत का देखेंगे, भारत का जो रूस के साथ जो ट्रेड हो रहा है वो रूपी रूबल ट्रेड बोला जा रहा है। रूस गया था, पिछले साल गया था, तो मैं वहाँ पे सेमिनार में मैं जब बोल रहा था तो वहाँ पे लोगों ने पूछा कि मुझे तो लगता है कि हमने जो युद्ध शुरू किया है भारत को फायदा पहुँचाने के लिए शुरू किया है। तुमसे दोस्ती सिर्फ फायदे की नहीं है भाई, तुम्हारे लिए नुकसान भी उठा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भारत एक तरफ क्वाड में भी रहता है और फिर एक तरफ ब्रिक्स भी मजबूत करता है। देखिए इसको बोलते हैं मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी। इसको कंफ्यूजन की पॉलिसी क्यों नहीं कहते हैं? चीन कोई सीधा राष्ट्र नहीं है, आप पहले बता दूं। बहुत लोग यहाँ पे भारत में यह भी कंफ्यूजन होता है कि हमको चीन सपोर्ट करेगा और चीन। ये किसे कंफ्यूजन है? कुछ लोगों को है मे बी जेएनयू में होगी। जानते हैं चीन को क्या खतरा लगता है सर? चीन को खतरा ये लगता है कि अभी जो एक नैरेटिव चला है पूरे विश्व में कि भारत प्रजातंत्र भी है और इकोनॉमिकली भी राइज कर रहा है। अब इससे जो कम्युनिस्ट ऑथोरिटेरियन सिस्टम उसको डर लगता है। नाइजीरिया का पॉपुलेशन 2075 तक बोल रहा हूँ, और चीन का पॉपुलेशन आसपास होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इतनी अच्छी तरीके से कैसे समझते हैं आप? तो इतिहास के विद्यार्थी हैं। आप जैसे विद्वानों की संगत है। एक वक्त था जब दुनिया दो ध्रुवों में साफ साफ बटी हुई थी। एक तो था पश्चिम जिसका नेता था अमेरिका, और दूसरा था सोवियत संघ, उसके पीछे भी कई सारे देश थे। लेकिन फिर दुनिया बदली, समीकरण बदले और बदल गई सदी भी। 21वीं सदी में इन सब माहौल से परे एक और संगठन बना जिसका नाम था ब्रिक। बी से ब्राजील था, आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। 2009 था ये साल जब नींव पड़ी ब्रिक्स की। लेकिन ये ब्रिक्स कैसे हुआ? क्योंकि कुछ वक्त बाद इसमें आ जुड़ा एस यानी साउथ अफ्रीका। आज तो खैर इसे ब्रिक्स प्लस कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे देश हैं। ब्रिक्स प्लस इसलिए बना था क्योंकि अमेरिका की जो डोमिनेशन थी दुनिया पर आर्थिक क्षेत्र में, उसे तोड़ना था, डॉलर को चुनौती देनी थी। हालांकि अब इसकी प्लेट में और भी बहुत सारे एजेंडा हैं। अभी हाल ही में ब्राजील में ब्रिक्स का एक और सम्मेलन हुआ, 2009 से लगातार होता रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे थे। इस सम्मेलन में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन खास बात यह है कि पहली बार अमेरिका थोड़ा डरा डरा सा दिखा। ट्रंप के बयान आए। कहा जा रहा है कि ब्रिक्स की जो भी नीतियां हैं, यदि उससे कोई भी देश प्रभावित हुआ, उस पर चला, तो 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। तो इस बीच माहौल बना हुआ है। कुछ लोग डरे सहमे हैं, कुछ लोगों का कहना है हम नहीं मानेंगे, अमेरिका लगाएगा तो हम भी लगा देंगे। और इसके अलावा ब्रिक्स में बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे नए संकेत मिले हैं। कहा जा रहा है ये सबसे कमजोर ब्रिक्स सम्मेलन था। कहा यह भी जा रहा है कि नहीं, अब धीरे धीरे इसकी प्रासंगिकता और बढ़ेगी। तो क्या होगा ब्रिक्स में? क्योंकि पहली बार बहुत ज्यादा चर्चा में है। हमने इस बार बुलाया है प्रोफेसर राजन कुमार को। जेएनयू में इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ाते हैं। जो लोग आज तक रेडियो को लंबे समय से जानते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, वो प्रोफेसर राजन कुमार को भी जानते होंगे। अक्सर हमारे मेहमान रहते हैं, बहुत सारे ऑडियो इनपुट्स हम उनसे लेते रहते थे, लेकिन पहली बार है जब हमने उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो सबके जहन में ये है कि ब्रिक्स निबट तो गया है, और पहले थोड़ा सा ब्रिक्स जब भी निबटता था तो पता चलता था ये हुआ, ये नहीं हुआ, शायद अब इस तरफ बढ़ेंगे, उस तरफ बढ़ेंगे। आई थिंक इस बार तस्वीरें उतनी साफ तो नहीं है, पर आप ही बताइए, आपको क्या लग रहा है, कैसा रहा ब्रिक्स 2025? देखिए, ये जो समिट हुआ है रियो में, मेरे हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। उसके कई कारण हैं। पहला तो यह कि अभी जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही लंबा डॉक्यूमेंट है। आप अगर देखेंगे तो 126 क्लॉजेज हैं उसमें, और काफ़ी लंबा, 30 से भी ज़्यादा उसमें पेजेस हैं। तो पहली संभावना यह बताई जा रही थी कि जो ब्रिक्स का जो जॉइंट डिक्लेरेशन है वो आएगा कि नहीं आएगा।
और उसका कारण यह था कि कुछ दिन पहले आपने देखा कि भारत ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे जॉइंट डिक्लेरेशन पे साइन नहीं किया था, अपने आप को एब्सेंट कर लिया था। तो संभावना ये बताई जा रही थी कि क्या ब्रिक्स में भी ऐसा होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यह थी ब्रिक्स के साथ कि पहले 5 सदस्य थे, तो जब छोटा सदस्य होता है, छोटा परिवार होता है, तो आपको कोऑर्डिनेशन बहुत आसान होता है। लेकिन उसमें अब 11 सदस्य अगर हो गए हैं तो सारे लोगों के इंटरेस्ट को कोऑर्डिनेट करना ही बहुत बड़ी समस्या थी। तो ये भी था कि क्या, और ईरान पे जिस ढंग के हमले हो रहे थे और ईरान इसका सदस्य है, और उसके बाद शी जिनपिंग वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, पुतिन वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, क्या इसके बाद भी कोई इस ढंग का कंसेंसस आ पाएगा? क्या आप जॉइंट डिक्लेरेशन सब लोग साइन कर पाएंगे? तो एक तरह से दुविधा जो थी वो काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन जो जॉइंट डिक्लेरेशन फाइनली आया वो बहुत ही मज़ेदार है। और बहुत ही मज़ेदार है, उसके कई कारण हैं। एक तो पहले कि ये आपने देखा कि जो उसमें हमेशा जो 17वां समिट था, तो 16 समिट देखेंगे तो कुछ बातें हर एक समिट के जो डिक्लेरेशन था उसमें आपको मिलेंगे। जैसे कि हमेशा कि यूनाइटेड नेशन का रिफॉर्म होना चाहिए, हमेशा कि IMF वर्ल्ड बैंक में हमारी दावेदारी बढ़नी चाहिए। तो ये सारे मुद्दे हमेशा रहते हैं। लेकिन आपने यह नहीं देखा होगा कि अमेरिका को जिस ढंग से इसमें कंडेम किया गया, अमेरिकन एक्शन को, अमेरिका को क्या बोला गया यहाँ पे। तो एक 2-3 बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। एक तो कि ट्रंप की जो टैरिफ की पॉलिसी है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, ये इससे विश्व को एक तरह से खतरा हो सकता है। इस ढंग की बात की गई, इससे मुसीबतें विश्व की बढ़ सकती हैं। बिना नाम लिए नहीं, उसमें ट्रंप यूनिलैटरल पॉलिसी ऑफ US जो बोला गया है, तो ये इस ढंग के शब्दों का प्रयोग किया गया है। दूसरा कि आपने ये कोई नहीं जानता था, और ना ही मुझे भी लग रहा था, इतना विश्वास नहीं था कि जिस तरह से ईरान को वहाँ पे बोला गया है कि ईरान पे जो इजराइल ने अटैक किया है, उसकी काफ़ी निंदा की गई है, और बहुत ही कठोर और कड़े शब्दों में उसकी निंदा की गई है। तो आप वैसे समय जब भारत भी ट्रंप से निगोशिएट कर रहा है, चीन भी निगोशिएट कर रहा है, रशिया भी उसमें यूक्रेन के मामले पे निगोशिएट, तो लग रहा था कि शायद इजराइल के हमले को इस ढंग से निंदा करना इन देशों के लिए मुश्किल होगा। और अब तो सदस्य सऊदी अरब भी है ना, सऊदी अरब का जो रेजीम है पूरी तरह से अमेरिकन प्रोटेक्शन में है। तो वैसे में लग रहा था कि शायद यह जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आ पाएगा। लेकिन डिक्लेरेशन भी आया, ईरान को के सपोर्ट में लोगों ने बोला। यही नहीं बोला, आप ये देखिए कि अभी के समय में ईरान के साथ कोई भी देश खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका से वो निगोशिएट नहीं कर पाएंगे, टैरिफ बढ़ा देगा। लेकिन यहाँ पे पैलेस्टीन को भी एक बोला गया है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, यानी कि पैलेस्टीन को स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज सारे बोल रहे हैं। और ट्रंप क्या बोल रहे हैं? ट्रंप बोल रहे हैं कि वहाँ पे वो रिवियरा बनाने का प्लान है उनका, जो गजा से में। और ये भी बोला है, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बोला है कि जो गजा का एरिया है, जेरूसलम और जो वेस्ट बैंक का एरिया, इन तीनों को मिला के फ़लस्तीन की बात होनी चाहिए। ये नहीं कि आप गजा से जो है उसको भगा देंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था, और भारत भी इसमें एग्री किया। तीसरा कि आप जानते हैं कि भारत जब भी आतंकवाद का मुद्दा लाता है तो फिर चीन उसका विरोध करता है। और यूनाइटेड नेशन की बात हो या फिर जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का फोरम या दूसरे भी फोरम्स हैं, FATF इत्यादि, तो इसमें पहलगाम का भी इशू है, वो मेंशन है। हालांकि उसमें जो टर्म यूज़ किया गया वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात होती है, तो लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम मेंशन नहीं किया गया। लेकिन अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत में बात करते हैं तो सीधा इशारा पाकिस्तान की तरफ जाता है। तो आखिर डेवलपमेंट क्या हो? ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि आप ठीक 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इसी मुद्दे पे आप साइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या ऐसा परिवर्तन हो गया 3 हफ्ते में? ऐसा कुछ तो हुआ नहीं है विश्व में परिवर्तन, तो इसमें क्यों आप उसके लिए एग्री कर गए? तो जो मुझे लगता है कि जो निगोशिएशन हुआ है भारत का दूसरे देशों के साथ, वह निगोशिएशन यह हुआ है कि आप जो आतंकवाद का मुद्दा है उसमें दूसरे देश विरोध नहीं करेंगे। चीन, ईरान इत्यादि जो देश हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते थे, वो विरोध नहीं करेंगे। और जो इजराइल का जो की भर्त्सना जो होगी उस पर भारत विरोध नहीं करेगा। तो मुझे लगता है ये डिप्लोमेटिक वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, और इस कारण से आपने देखा कि ये सारे मुद्दे वहाँ पे लिखे गए हैं। और एक दो और बता दूं कि क्यों इम्पोर्टेंट है। तो एक देखिए अभी क्या हो रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्डर हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर, वो बहुत उथल पुथल वहाँ पे मचा हुआ है। उसका कारण यह है कि जो वह देश जो सबसे प्रभावित देश था, जिस देश को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था इस इंटरनेशनल ऑर्डर से, वो अमेरिका था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सबसे ज़्यादा फायदा किसी देश को हुआ है वो था अमेरिका। और अमेरिका अब क्या कर रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वो एक्टिवली रोल प्ले नहीं कर रहा है। वो आप WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी उसको फंड कर दिया, विड्रॉ कर लिया है। जो
पेरिस का क्लाइमेट चेंज निगोशिएशन जो चल रहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वहाँ से वो विदड्रॉ कर गए हैं। और अमेरिका जो यहाँ पे अमेरिका जो एक तरह से की दावेदारी थी विश्व व्यवस्था में, उसका सबसे प्रमुख कारण था जो ट्रेड का जो सिस्टम था, जो इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड को कौन मैनेज कर रहा था? WTO। और वर्ल्ड WTO से अब अमेरिका उसमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है उसमें जजेस नहीं भेज रहा है, और वहाँ से भी विदड्रॉ कर रहा है। तो वैसे में अब WTO के बदले क्या सिस्टम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हूँ यहाँ का बुली, मैं हूँ दादा, आप आओ मेरे साथ निगोशिएट करो, मैं दूसरे जो इंटरनेशनल बॉडी है उसको मैं नहीं मानूंगा। तो इसको चैलेंज इसने किया है। इसने बोला है, जो ब्रिक्स ने है, इसमें सारे डिक्लेरेशन जो आप देखेंगे तो इसमें कि WTO को फिर से बोला है कि वो एक बॉडी होनी चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड को मैनेज करने के लिए। क्लाइमेट में बोला है कि नहीं, पेरिस क्लाइमेट चेंज है उसको हम मानते हैं और इसको सपोर्ट करना चाहिए। WHO को उसने माना है। तो एक तरह से जो ट्रम्प की जो पॉलिसीज है उसको यहाँ पे रिवर्स करने की कोशिश की गई है। मैं बता दूं कि ब्रिक्स के जो है डिक्लेरेशंस हैं, इसमें इतनी क्षमता नहीं है, इतना लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन आप बोल भी पा रहे हैं आज के समय में, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे देश डरते हैं बोलने से। कई बार आप जानते हैं कि भारत भी सीधा ट्रम्प को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता है। दूसरे सऊदी अरब जो कि उसी के प्रोटेक्शन में कैसे क्रिटिसाइज करेगा। तो ये सारी जो बातें हुई हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरह से कम्युनिकेशन है, मैसेज है, और वो मैसेज अमेरिका को खास तौर पे। जी, ब्रिक्स को एक बार तो मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप ने मृत घोषित कर दिया था, और बाइडेन भी इसे कोई बहुत तवज्जो देते नहीं थे। लेकिन अभी जो हाल में बयान आए डोनाल्ड ट्रंप के, तो लग रहा है वो ब्रिक्स को थोड़ा अब सीरियसली लेने लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्रिक्स देशों के साथ जाएगा उस पर 10% टैरिफ मैं अलग से लगाऊंगा, और इसमें कोई रियायत नहीं है। और अभी जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तब शायद आज या कल में जो डील है अलग अलग देशों से जो अमेरिका करना चाह रहा है टैरिफ का डर दिखाकर, वो फाइनलाइजेशन उसका कुछ होना है। ये भी कहा गया है हालांकि 1 आध महीने और अभी बढ़ जाएगा, पर फिर भी एक डेडलाइन तो है। तो क्या ये कहा जाना चाहिए कि अमेरिका फाइनली ब्रिक्स को एक प्रतिस्पर्धी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर या एक चुनौती के तौर पर लेने लगा है? अब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इतनी अच्छी तरीके से कैसे समझते हैं? आप तो इतिहास के विद्यार्थी हैं। आप जैसे विद्वानों की संगत है। जी। देखिए, ये जो बोला जा रहा है ना कि जो पश्चिमी मीडिया है या वो जो बहुत सारे लोग जो ब्रिक्स को और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वैसे नहीं समझते हैं, वो बोल रहे हैं कि अब तो ट्रंप बोल रहा है कि वो 10% टैरिफ लगा देगा ब्रिक्स के देशों पे। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ब्रिक्स के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक अमेरिका और पश्चिमी मीडिया, द इकोनॉमिस्ट को पढ़ लीजिए या फिर जो वॉशिंगटन पोस्ट को पढ़ लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ लीजिए, तो ये क्या बोलते थे कि ब्रिक्स इज़ एन एक्रोनिम विदाउट सब्सटेंस। तो ये बोला जाता था कि ये एक्रोनिम, क्यों एक्रोनिम विदाउट सब्सटेंस इसमें नहीं है? क्योंकि सारे देश अलग अलग तरह के हैं, उसमें कुछ डेमोक्रेसी है, कुछ जो ऑथोरिटेरियन सिस्टम है, कोई कम्युनिस्ट सिस्टम है, और 3 डेमोक्रेसी पहले अगर करूं, और उनका ना तो हिस्ट्री एक है, ना आइडियोलॉजी एक है, ना कल्चर एक है, ज्योग्राफिकली भी पूरे विश्व में अलग अलग हैं, तो उसमें क्या कोऑर्डिनेशन हो सकता है? इस ढंग की बात की जाती थी। उसका कारण यह था कि ये जो ब्रिक्स को देखा जाता था वो पश्चिमी दृष्टिकोण से देखा जाता था। कि आपने क्या देखा है वहाँ पे? यूरोपियन यूनियन को देखा है, आपने क्या देखा है वहाँ पे? नाटो को देखा है। तो आप जो दूसरे देश अलग अलग मुद्दे पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, यूनाइट हो सकते हैं, इसको आपने इमेजिन ही नहीं किया था। मतलब जो अलग अलग कॉन्टिनेंट से आ रहे हो। जी, आपने क्या देखा? साउथ कहकर आपने बहुत सारे कॉन्टिनेंट से अलग अलग तरह के लोगों को जोड़ लिया हो। बिल्कुल, वो उनके लिए कल्पना से परे है। ऐसा देखा ही नहीं था उन्होंने। क्या देखा है इस ढंग का ऑर्गेनाइजेशन? तो एक G7 देखा है। तो G7 में ज़्यादातर कंट्रीज देखेंगे इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री हैं, डेमोक्रेसी हैं, और पर कैपिटा इनकम उनका है। लेकिन इस ढंग का वैल्यू सिस्टम कम से कम इस ढंग का कंट्री जहाँ पे साउथ अफ्रीका का जो इकोनॉमी है वो 200 बिलियन से भी कम है, और चाइना की इकोनॉमी जो 18 ट्रिलियन। तो बोल रहे हैं कि इस ढंग के इकोनॉमीज में कैसे कोऑर्डिनेशन हो सकता है, इतना हेटेरोजेनस ऑर्गेनाइजेशन हो। तो उसमें उनको हमेशा ब्रिक्स के बारे में बोला जाता था कि कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता और इनमें कोऑर्डिनेशन असंभव नहीं है। लेकिन अब जब ट्रंप इस बात को मैसेज कर रहे हैं कि हम 10% टैरिफ लगाएंगे, तो इसका मतलब है कि अब वो भी डरने लगे हैं। और वो क्यों डरने लगे हैं? तो पहले मैं बता दूं कि सबसे तो ब्रिक्स की जो अर्थव्यवस्था है वो G7 के जो अर्थव्यवस्था है लगभग जो 27% के आसपास की कंट्रीब्यूशन है, उससे ये बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है।
जो ब्रिक्स की इकोनॉमी है उसका साइज अभी बड़ा हो गया। और पीपीपी की बात करूं तो लगभग 40% तक चला गया है। तो ग्लोबल इकोनॉमी का 40% अगर ये देश कंट्रोल करेंगे, और ये कल के समय में अगर आप स्टैंड लेते हैं कि मैं क्लाइमेट चेंज पे कोई भी पोजीशन लेंगे या यूनाइटेड नेशन में, तो वो उसको पूरी तरह से पश्चिमी देश इग्नोर नहीं कर सकते। और क्योंकि ये सारे देश जो हैं वो ज़्यादातर देश उसमें G20 के मेंबर हैं, और आज के समय में G7 इफेक्टिव नहीं रह गया। G7 को कन्वर्ट किया गया था G20 में इसीलिए ना, क्योंकि G7 बहुत ही एक सीमित हो गया था, 25% इकोनॉमी, 75% इकोनॉमी आपका बाहर में है, तो उसको G20 बनाया गया था कि लार्जर एक रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा। तो अब अमेरिका को लग रहा है कि उनकी इकोनॉमी को यह ब्रिक्स प्रभावित कर सकता है, और जो प्रभावित कर सकता है उसमें तो एक तो कि जो जैसे ईरान के इशू पे जिस ढंग से सपोर्ट किया, क्लाइमेट चेंज पे, इंटरनेशनल ट्रेड पे जैसे, तो ये जो यूनाइटेड फ्रंट लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको डर लग रहा है। और एक और डर यह भी लग रहा है कि कहीं ये उनको डर है उनको डर है कि कहीं कोई करेंसी ना ले आए। और हालांकि मैं बता दूं कि हालांकि उससे बात बाद में करेंगे, लेकिन करेंसी नहीं आने वाला है, लेकिन उनको इतनी समझ नहीं है। और ट्रंप तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझते कम है, वो प्रॉपर्टी के रूप में देखते हैं कि कहाँ पे वो बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, तो इसलिए उनको इसकी समझ नहीं है। लेकिन उनको डर लग रहा है कि डी-डॉलराइजेशन की संभावना है, और अमेरिकन इकोनॉमी जो चल रही है वो डॉलर के डोमिनेंस पे चल रहा है। अगर डॉलर कमज़ोर हो जाता है तो आपके और हमारे बच्चे जो अमेरिका पढ़ने जाते हैं और भाई पढ़ने जाते हैं वो जाना बंद कर देंगे। और अगर वो जाना, कर्ज जो रोज बढ़ रहा है और बढ़ेगा, वो तो उनका तो सिलिकॉन वैली बंद हो जाएगा। तो आप ये इमेजिन कीजिए, चर्चा में बहुत, तो वो क्यों जाएंगे वहाँ पे डॉलर में नौकरी करने, $5,000-6,000 में वहाँ जो नौकरी कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे उतनी सैलरी अब तो हम भी कुछ दिन में देना शुरू कर देंगे, आपकी भी सैलरी लगभग बराबर ही होगी। तो इसलिए उनको डर लग रहा है, और इसी कारण से उन्होंने धमकाने की कोशिश किया। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो देश है उसमें एक देश को मैं अगर छोड़ दूं, सऊदी अरबिया, क्योंकि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है अमेरिका पे, कोई दूसरा देश उस ढंग से डरने वाला नहीं है। और अगर ये कलेक्टिवली एक साथ अगर फ्रंट खोल देते हैं तो अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, मैं ये भी बता दूं जी। हालांकि मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे ही जोड़ रहा हूँ अपनी तरफ से। मुझे लगता है कि MBS ने जो बाइडेन के वक्त कोल्ड शोल्डर दिया, और अभी भी वो बहुत तो उस लाइन पर नहीं चलते जो अमेरिका चाहता है। ये तो ईरान का मामला हो गया, तो वो भी जैसे से इकोनॉमी अपनी खोल रहे हैं, टूरिज्म को जगह दे रहे हैं, तो ये भी कोशिश तो शायद लगती है कि वो अमेरिका के डोमिनेंस से बाहर आने की कोशिश है। हाँ, लेकिन चूंकि मोनार्की है, समय लगेगा, नहीं आ सकते ना। उसका कारण है कि अगर वहाँ से अमेरिका वापस चला गया तो लोग वहाँ पे मोनार्की के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर देंगे। और दूसरा डर यह भी है कि ईरान जैसा पावर उसको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देगा, अटैक भी कर सकता है। तो मतलब तो तब टिकना मुश्किल और ये उनको डर है। और उसके बाद क्या होगा, जो तेल का जो प्राइस अमेरिका जिस ढंग से ओपेक इत्यादि के माध्यम से जो कंट्रोल करता है, तो तेल का प्राइस भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और उसके बाद वहाँ पे मतलब अमेरिका के बिना वो नहीं रह सकता। आपको पता है ना, वहाँ जो सैनिक भी हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो अमेरिका और पाकिस्तान के सैनिक हैं, उनके अपने सैनिक, क्योंकि अपने लोगों पे भरोसा नहीं है उनको। तो इस लेवल का डिस्ट्रस्ट है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सऊदी अरब लगभग अमेरिकन सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। कुछ सकते हैं जैसे सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, ये वहाँ अमेरिका के सपोर्ट के बिना नहीं सर्वाइव कर सकते। तो नौसैनिक अड्डे जब तक हैं तब तक है सब। जी। आप जो कह रहे थे वही मैं कह रहा था कि दुनिया की कुल आबादी का 45% है ब्रिक्स देश, कुल अर्थव्यवस्था 28% जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसका हिस्सा ये रखते हैं। और ईरान, सऊदी अरब, UAE जो इसके सदस्य हैं, वो कुल कच्चे तेल का 44% तक उत्पादन करते हैं। तो ये 11 देश अगर मसल्स रिफ्लेक्स करते हैं और वाइट हाउस से इस तरह के बयान आते हैं, तो ये लगता है कि हाँ, अब कुछ वर्ल्ड ऑर्डर में उथल पुथल की गुंजाइश है। अमेरिका को ऐसा लग रहा है कुछ तो हो सकता है। पर फिर भी सर, अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार का जो ब्रिक्स था, ये ऑप्टिक्स में अगर देखें तो पहले के ब्रिक्स के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर था। इसमें ना जिनपिंग थे, ना इसमें पुतिन दिखाई दिए। और जिनपिंग तो वो हैं कि जो आज तक उन्होंने कभी भी कोई ब्रिक्स मीटिंग को मिस नहीं किया। हाँ, मिस नहीं किया। तो इसके पीछे क्या बता रही पब्लिक? आप जैसे इंटेलेक्चुअल क्या गणना लगा रहे हो? देखिए, ये जो है ना, देखिए मीडिया में स्टोरीज चलते हैं, आप तो जानते हैं, और स्टोरीज़ के बैकग्राउंड को अगर आप नहीं जानते हैं तो शायद वो स्पेकुलेशन के रेल में चला जाता है। तो ये जो स्पेकुलेशन है कहाँ से स्टार्ट हुआ मैं बताता हूँ। ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एक हांगकांग का न्यूज़पेपर है, और अभी तो हांगकांग चीन के अंदर में पूरी तरह से है, लेकिन एक तरह से उसका ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस भी है हांगकांग का, जैसा आप जानते हैं। तो उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया, और उस आर्टिकल में लिखा कि शी जिनपिंग इस बार नहीं जाएंगे,
और उसने स्पेकुलेशन जो होता है मीडिया में आप स्पेकुलेट करते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं और उसको काफ़ी तेज़ी से कुछ लोग तो फैलाते कह रहे थे सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है हैं। शायद। जी, और उस पे मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, एक दो न्यूज़ पेपर्स को मैं इंटरव्यू दे चुका। मैंने बोला कि ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन वो उनके ठीक है सवाल ना, थे। मजा आता है। तो उसमें उसने क्या लिखा कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में कि 2-3 कारण हैं जिसके कारण से शी जिनपिंग नहीं जाना चाहते हैं। एक तो बोला कि चूंकि उनकी लूला की विजिट हुई थी अभी पिछले महीने मई में बीजिंग में, तो एक तो यह बोला जाता था कि मैं चूंकि अभी मई में मीटिंग हुई थी और फिर ब्राज़ील चीन से जाना काफ़ी लंबा फ्लाइट होता है। आप अच्छे फ्लाइट से भी जाएंगे। मैं ब्राज़ील गया हूँ और अगर जिस ढंग से उसके रूट होते हैं, अगर यहाँ से जाएंगे तो आप लगभग 20 से 22 घंटे लगते हैं आपको जाने में। तो ये कोई आसान सा ट्रिप नहीं होता ब्राज़ील। बीच में रुकते हैं अफ्रीका में या फिर दुबई इत्यादि के रास्ते में। तो उन्होंने बोला कि एक तो कि अभी मीटिंग हुई थी मई में लूला के साथ, और उससे पहले भी मीटिंग नवंबर या लास्ट ईयर हुआ था, जिसमें कि वो गए थे, ब्राज़ील गए थे। तो एक वह कारण बताया गया। दूसरा स्पेकुलेशन जो इंडियन मीडिया ने बहुत इसको प्रभावित तरीके से फैलाने की कोशिश की, उसमें यह था कि शायद सत्ता परिवर्तन की कोशिश हो रही है और वो ऐसे में चीन से बाहर जाएंगे तो फिर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो र्यूमर ही था, उसमें कोई अभी जो एक्सपर्ट्स हैं चीन के, उनका मानना है कि ऐसा कुछ नहीं था। तीसरा एक और स्पेकुलेशन इंडिया में, और उसको भी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने ही कैरी किया था और जिसको कि यहाँ ने फैलाया, उसमें यह था कि बोला कि मोदी जी को डिनर के लिए इनवाइट किया है लूला ने, जो ब्राज़ील के प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने उनको बुलाया है और इसलिए वो वहाँ पे उनको लग रहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को स्टेट डिनर दिया जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने नाराज हैं। इसलिए नाराज हो गए। इसलिए उनको लगा कि मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, उनको इंपॉर्टेंस। तो ये सारे स्पेकुलेशंस थे। मुझे लगता है कि कारण क्या है एग्जैक्टली कहना बिल्कुल तबीयत खराब है ये भी कहा जा रहा है। आज सुबह मैं कई जगह सुन रहा था। देखिए चीन का सिस्टम चीन और रूस का सिस्टम भारत और अमेरिका टाइप का सिस्टम नहीं है, जहाँ पे कि लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या खाते हैं, क्या वहाँ पे कहाँ पे सोते हैं, किस घर में रहते हैं, कितनी पत्नियां हैं, कितनी बेटे हैं, सब जानते हैं यहाँ पे। आप अगर कभी रशिया ट्रैवल करेंगे, तो मैं क्रेमलिन कितनी बार जा चुका हूँ, लेकिन वहाँ के किसी लोग से पूछें कि पुतिन के डॉटर कौन है, कहाँ पे रहते हैं, कितने हैं, पुतिन कहाँ पे रहते हैं, क्रेमलिन में एक है घर खाने को, लेकिन कहाँ पे रहते हैं ये किसी को नहीं पता होता है। तो जब ऑथोरिटेरियन सिस्टम में आप जाते हैं तो वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है कि कौन बीमारी है, क्या नहीं है। तो इसलिए चाइनीज़ सिस्टम में काफ़ी सीक्रेसी है, और उसमें यह कहना कि किस कारण से नहीं आए थे, मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब वहाँ कुछ हो जाएगा तभी पता चलेगा। वहाँ पे होगा और जब परिवर्तन होगा तभी पता चलेगा। बिल्कुल सही आपने बोला। नहीं तो स्पेकुलेशन में ये हो सकता है कि चारों बातें सही हो, ये हो सकता है कि इन चारों में एक भी बात सही नहीं हो। तो इसलिए क्यों नहीं आए थे। यहाँ रूस के जो राष्ट्रपति थे, वो प्रेसिडेंट पुतिन, वो नहीं आए थे। वो उसका कारण यह था कि आप जानते हैं कि उन पे अरेस्ट वारंट आईसीसी ने क्रिमिनल कोर्ट ने इश्यू किया हुआ है, और ब्राज़ील उसका सिग्नेटरी है, और ब्राज़ील ने स्टेटमेंट नहीं दिया था कि हम अरेस्ट नहीं करेंगे, और इस ढंग का स्टेट ब्राज़ील गिरफ्तार भी कर सकता मैं बता दूं कि ऐसे कंट्री पुतिन विजिट कर चुके हैं जो आईसीसी का मेंबर, जैसे कि मुझे लगता है मंगोलिया। हाँ, वो विजिट कर चुके हैं जो कि आईसीसी का मेंबर है। उसने बोला कि नहीं आप आइए, हम कुछ नहीं करेंगे, तो वहाँ पे जा चुके हैं। लेकिन ब्राज़ील में उनको लग रहा था शायद कि चूँकि ब्राज़ील ये अपने आप को प्रजातांत्रिक नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जो लूला है, वो लेफ्ट टू सेंटर उनका लीनिंग है। आप जानते हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट से वो इमर्ज किए हुए हैं। हाँ, तो उनको लग रहा था कि जो जस्टिस सिस्टम है उस पे मतलब उसका ऑटोनॉमी बरकरार रहना चाहिए। तो बहुत ही एनकरेज स्टेटमेंट नहीं दिया, और चूंकि युद्ध भी चल रहा था पुतिन का, तो ऐसे में यह भी डर होता है कि प्रेसिडेंट पुतिन का जाना कितना सेफ इत्यादि है। तो रूस ने भी डिसीजन लिया कि शायद जाना हो। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है, हालांकि बात उन्होंने रखी है। जी, तो ऐसा भी नहीं है बिल्कुल कट गए, बल्कि चीन तो से प्रधानमंत्री गए थे। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा जो भारत को हुआ, मैं बता रहा हूँ। लोग बोल सकते हैं कि ठीक है इसमें जो लाइमलाइट है थोड़ा सा फोकस कम हुआ, लेकिन इससे फायदा भारत को हुआ। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री अगर गेस्ट के रूप में अगर था तो कौन सा था? वो भारत था। तो इसलिए फिर उसके साउथ अफ्रीका तो छोटा सा देश है ना, लेकिन भारत की तुलना में आप तुलना करेंगे तो साउथ अफ्रीका बहुत ही छोटी सी अर्थव्यवस्था है, छोटा सा कंट्री है। तो इसलिए उसको भारत को लाइमलाइट मिल गया। भारत ने प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ उस ढंग के स्टेटमेंट दिए जो कि दूसरी जगह नहीं देते, तो वो सुर्खियां बनी। तो वो सुर्खियों में रहे। अच्छा, एक चीज़ मुझे इससे याद आई कि जब अमेरिका ये कह रहा है कि एंटी अमेरिकन पॉलिसी अगर किसी ने अपनाई ब्रिक्स के चक्कर में, तो हम 10% टैरिफ लगाएंगे, ये सब, तो
ये भी कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि जब वो ब्रिक्स के बारे में बोलते हैं तो ये ध्यान रखिए कि वो ब्रिक्स के सभी देशों के बारे में बात नहीं करते हैं। वो उन देशों पर निशाना लगा रहे हैं जिनके बारे में उन्हें लग रहा है कि ब्रिक्स के नेता हैं और उनके नज़रिए से चीन नेता है या रूस नेता है, इंडिया नहीं है। तो इंडिया को ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रेड डील हो रही है वो ठीक से हो जाएगी। अगर वो ब्रिक्स के बारे में कुछ भी बयान दे रहे हैं तो आप सेफ हैं। ऐसा भी कुछ है? नहीं, इंडिया तो अपने आपको नेता मान रहा है। नहीं, इंडिया सेफ नहीं है। मैं बता दूं कि देखिए, अमेरिका का तो अभी रूस के साथ ट्रेड नहीं है, सैंक्शंस हो चुके हैं, ट्रेड नहीं है, बिल्कुल नेग्लिजिबल कुछ होगा तो होगा, तो उसको तो सैंक्शन का कोई डर ही नहीं है, टैरिफ का भी डर नहीं है। चीन कभी भी सैंक्शन को नहीं माना है। अब आप जानते हैं कि ईरान पे भी जब सैंक्शन लगाया गया था तो ईरान से भी चीन इंपोर्ट कर रहा था तेल, और रशिया से भी करता रहा है। रशिया से तो कर ही रहा है। तेल रशिया से, तब भी नहीं माना, अब भी रशिया नहीं से मान तेल रहा तो है। भारत भी ले रहा है ना। तो तेल की बात पे तो भारत भी नहीं मान रहा है। भारत ने बोला कि तेल और फर्टिलाइजर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए, हम इसकी बात किसी भी सैंक्शन को हम नहीं मानेंगे, और बहुत सही पॉलिसी थी। लेकिन जो ये जो टैरिफ की बात होती है, धमकी, ये रूस पे लागू नहीं होता है एक्चुअली, लीडर रहने के बावजूद। चीन पे लागू नहीं होता है लीडर रहने के बावजूद, क्योंकि चीन तो रोज बोल रहा है ना, तुम टैरिफ लगाओगे मैं भी टैरिफ लगाएंगे। ये स्टेटमेंट एक्चुअली भारत पे लागू। अच्छा, आप बिल्कुल उलट बात मैं उलट बात बोल रहा हूं। भारत को ज्यादा सतर्क रहना है। क्योंकि देखिए, अमेरिका को लगता है कि भारत एक ऐसी व्यवस्था है जो कि हमारे साथ जा सकता है, क्योंकि प्रजातंत्र है, भारत को चीन से खतरा है, जो भारत प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ पे हमारे इंटरेस्ट एक साथ मिलते हैं। तो वैसे में भारत एक देश है जिस पे दबाव बनाया जा सकता है, और बाकी छोटे छोटे देश हैं जैसे सऊदी अरब तो उसके साथ ही है ऑलरेडी, इजिप्ट भी एक तरह से उसके प्रोटेक्शन इत्यादि में रहता है, यूएई भी इसमें शामिल और यूएई भी छोटी इकोनॉमी है उस ढंग से। तो जो सबसे बड़ा, साउथ अफ्रीका भी पश्चिम देशों के साथ ज्यादा, साउथ अफ्रीका तो पूरी तरह से ट्रंप का विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रंप और जो मस्क थे, एलन मस्क, ये दोस्त थे, और एलन मस्क ने साउथ अफ्रीका, आप जानते हैं कि किस ढंग से वहाँ पे व्हाइट पॉपुलेशन को बोला कि वहाँ पे मर्डर हो रहा है, क्राइम कर रहे हैं। तो इसलिए साउथ अफ्रीका तो हमेशा, हाँ मुझे याद आया, ये बात तो मैं भूल ही गया था कि जब साउथ अफ्रीकन प्रतिनिधि वहां गए थे तो बड़े खुले में ट्रंप ने इसे खुल के दिखाया था कि आपके यहाँ ये सब हो रहा है। वो पता नहीं कौन सी वो खबरें दिखा रहे थे, झूठ गलत था, लेकिन वो बेइज्जत किया उन्होंने पूरी दुनिया के सामने। बिल्कुल, उस दिन से तो बड़ा खराब जी। तो साउथ अफ्रीका कोई खतरा नहीं है। खतरा किसको? ब्राजील को, भारत को, इनको खतरा है, क्योंकि ब्राजील का भी अच्छा ट्रेड है अमेरिका के साथ। और ब्राजील में जो वहाँ पे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी जो पहले के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके अगेंस्ट में, जो बोल्सोनारो थे, वो उनको मिनी ट्रंप बोला जाता था, और अभी उनके रिवर्स में एक लेफ्ट कंजर्वेटिव थे, और अब ये लिबरल तरह के हैं, लेफ्ट टू लिबरल टाइप्स हैं। तो ब्राजील को भी खतरा है, और भारत। तो ये जो ट्रंप की धमकी है इन्हीं दो देशों के लिए प्राइमरीली है, क्योंकि इनका ट्रेड काफी ज्यादा है बाकी उनके साथ, अमेरिका के साथ। तो अब इसमें कुछ विद्वान कहते हैं कि समाधान है हमारे पास। उनका समाधान ये है, उनका कहना है जैसे आप ब्रिक्स देश हैं तो क्या कीजिए, आपस में कीजिए एक दूसरे के साथ डील्स, और जो एक स्विफ्ट सिस्टम बना रखा है दुनिया में ट्रेड करने का, अमेरिका जिस पर डोमिनेट करता है, ऐसा आप कुछ बना लीजिए। कोई करेंसी ले आइए, उसको एक सेंट्रल बैंक जो है वो अपने हिसाब से चला लेगा जी। तो आप मिलजुल कर एक दूसरे को आपूर्ति कीजिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कीजिए। तो अमेरिका का जो डोमिनेंस है, वो जो डॉलर के जरिए आपको चला रहा है, वो बंद हो जाएगा धीरे धीरे। ये वाकई कोई समाधान है या बस ये देखने में समाधान लगता है? ये दरअसल एक नई तरह की समस्या है कि अगर कर दिया तो हम और ज्यादा ट्रैप में फंसेंगे किसी। देखिए, जो अमेरिका का जो डोमिनेंस है पूरे विश्व में, वो 2-3 कारणों से है। एक तो उनकी अर्थव्यवस्था, जो कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था, जो कि डॉलर पे डिपेंडेंट है एक तरह से। डॉलर और यूरो जो मेन करेंसी, जो रिजर्व करेंसी के रूप में देखा जाता है, कुछ और भी हैं लेकिन वो अमाउंट काफ़ी कम है। और तो उनको लगता है कि अगर ये एक डॉलर का डोमिनेंस है, दूसरा नेटो था, नेटो से तो ऑलरेडी विदड्रॉ कर, मतलब उस ढंग से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, और तीसरा कुछ अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन थे जिसके माध्यम से अमेरिका पूरे विश्व में डोमिनेट करते, जैसे कि IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO इत्यादि। तो अब डॉलर एक चूँकि अर्थव्यवस्था का एक रिजर्व करेंसी के रूप में, ट्रेडिंग करेंसी के रूप में पूरे विश्व में देखा जाता है, तो उनको लग रहा है कि अगर ये सारे देश अगर नई करेंसी लाते हैं, ये ब्रिक्स के देश, और उनको इसलिए लगता है कि पिछला, मतलब 1 या 2 साल पहले लूला जब विजिट करे थे बीजिंग में, जब ये मीटिंग हो रही थी, बीजिंग या कहीं और मीटिंग हो रही थी, रशिया में जो मीटिंग हो रही थी लास्ट ईयर, कजान में हो रहा था मुझे लगता है, तो उससे पहले उन्होंने स्टेटमेंट एक दिया था कि ब्रिक्स को अपनी करेंसी डेवलप करनी चाहिए। ब्रिक्स अपनी करेंसी क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं?
तो उनका वो जो एक लेफ्ट ओरिएंटेड जो आइडियलिज्म है ना वो वहाँ पे था। अब इसको इंटरनेशनल मीडिया ने पिक कर लिया और इंटरनेशनल मीडिया को लगा कि शायद ब्रिक्स नई करेंसी ला सकता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कोई भी नई करेंसी लाने अभी तक पहले तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस ढंग की कॉमन करेंसी लाई है, यूरो है, और उसमें भी ब्रिटेन बाहर चला गया, आपको पता है ना। ब्रेक्सिट हाँ, और बहुत सारे देश ब्रेक्सिट वो करना चाहते हैं, फ्रांस में भी करना चाहते हैं, ये स्पेन भी करना चाहते हैं, सब अपनी अपनी मजबूरी है। हंगरी भी करना चाहते हैं, तो बहुत सारे देश फिर से उसे बाहर भी होना चाहते हैं। तो वो इसलिए कर पाए, जो कॉमन करेंसी था वो इसलिए कर पाए क्योंकि उसके लिए आपको फिनेंशियल पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तभी तो आप फ्री ट्रेड फ्री ये सब कर पाएंगे ना। और फ्री ट्रेड भी इन सारे देशों के बीच में नहीं है, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल नहीं है। तो इसलिए आप ये जो अंडरस्टैंडिंग है, चूंकि यही मैं बोलता हूँ कि ट्रंप की अंडरस्टैंडिंग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली अभी जो उनके टीम में जो सदस्य हैं उनको भी नहीं है। तो उनको लगता है कि शायद नई करेंसी सच में आ सकता है। ब्रिक्स का कोई प्लान नहीं है नई करेंसी का। लास्ट ईयर यही सवाल जो पुतिन जो क्वेश्चन पूछा गया था, चूँकि वो होस्ट थे तो सारे देश के मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने यही सवाल पूछा था कि क्या ब्रिक्स नई करेंसी ला सकता है। तो उन्होंने यही बोला था कि ब्रिक्स नई करेंसी नहीं ला सकता है क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, फिनेंशियल पॉलिसी, आरबीआई ढंग का कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ये सब नहीं हो सकता क्योंकि भारत चीन के साथ झगड़े हैं, उसमें कई ईरान का दूसरे देशों के साथ झगड़ा है, आप वो कैसे फाइनेंशियल पॉलिसी कोऑर्डिनेट करेंगे, नहीं हो सकता। तो इसलिए वो नहीं हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है मैं बता दूं, रूस और चीन का जो ट्रेड है 95% ट्रेड वो अब ये रेनमिनबी चाइनीज करेंसी जो है और रूबल उसमें हो रहा है। अब भारत का देखेंगे, भारत का जो रूस के साथ जो ट्रेड हो रहा है वो रूपी रूबल ट्रेड बोला जा रहा है ना। अब ब्राजील का जो रूस के साथ ट्रेड हो रहा है वो रूबल और ब्राजील का रियाल जो करेंसी है उसमें हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो डॉलर को कैसे हम यूज़ करेंगे, डॉलर का वैल्यू मतलब 80 रुपीज़ है और रियाल का वैल्यू 35 रुपीज़ है, तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये सारे देश बोल रहे हैं कि अब हम डॉलर को भी रेफरेंस करेंसी के रूप में यूज़ नहीं करेंगे, हम एक फिक्स कर देंगे कि रुपये का वैल्यू रूबल के साथ इतना और ये 6 महीने तक वैलिड है। ओके, ये कोशिश कर रहे हैं। तो उससे लग रहा है कि अमेरिका को ये तो डॉलर का जो वैल्यू है वो तो डी डॉलराइजेशन को कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस कारण से अमेरिका को डर लग रहा है और उस पर उन्होंने स्टडी नहीं किया, मैं बता दूं, क्योंकि वो ब्रिक्स को समझते थे यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब उनको लग रहा है कि नहीं, ये तो यूजलेस नहीं है, न्यू डेवलपमेंट बैंक भी ले आया है, ये फंड भी कर रहा है और ये जो सारे देश हैं वैश्विक दक्षिण के देश हैं उसको यूनाइट भी कर रहा है। तो इससे उनको थोड़ा सा खतरा लगने लगा है इसी कारण से। तो एक शब्द आपने अभी भी बोला, वैश्विक दक्षिण, जिसे कहते हैं ग्लोबल साउथ, इस पर आऊँगा। उससे पहले ये पूछ रहा हूँ, रूस और भारत ने जब ये तय किया कि अपनी अपनी करेंसी में हम लोग ट्रेड करते हैं, तो मैंने कुछ रिपोर्ट्स इसके बाद पढ़ी कि हमें शुरू में तो लगा कि फ़ायदे का सौदा होगा, लेकिन ये कुछ लोग कह रहे हैं इतना भी फ़ायदे का सौदा है नहीं, क्योंकि जब आप रूबल रुपये में ट्रेड करते हैं तो भी आप ये आइडिया लगाते हैं कि रूबल डॉलर के मुकाबले इतना होगा, इतना लेते हैं, इतना करते हैं। मगर जब ट्रेड ही नहीं है रूबल डॉलर के बीच, तो आप ये आइडिया कैसे लगाते हैं कि कितना रूबल कितना डॉलर? तो बेसिकली हमें भी ये नहीं पता, हमने भी बस एक लमसम कुछ लगाया है कि हम शायद फ़ायदे में हैं, पर ये कोई नहीं जानता कि भारत रूस के साथ इस तरह की डील में फ़ायदे में है या नहीं। जी, मैं बता दूं, उसमें कोई भी जो देश है वो जो हार्ड करेंसी है वो उसको रिजर्व के रूप में बचा के रखना चाहता है। और आप जानते हैं कि भारत का भी जो रिजर्व्स है वो हार्ड करेंसी में ही है, डॉलर में हम ज़्यादा रखते हैं, कुछ यूरो में भी होगा। और मुझे लगता है 400 से 500 बिलियन डॉलर के आसपास आपका रिजर्व होगा अभी के समय में। हो सकता है थोड़ा सा वो थोड़ा 600 भी हो सकता है। अब ज़्यादा तो वो देख लीजिए, वो ऑयल के प्राइस के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। तो इस बात का ख्याल हमसे तो पाकिस्तान रखता है। मैं वहाँ के जो पॉडकास्ट और न्यूज़ चैनल देखता हूँ वो यही बात करते रहते हैं। सर, पाकिस्तान के पास अभी के समय में कोई भी रिजर्व नहीं है। हाँ, कुछ नहीं। तो वो जो अभी कर्ज मिला ताज़ा जी वो रिजर्व है। जी। और उनके पास 3 महीने का भी रिजर्व नहीं है। और पाकिस्तान का जो पूरी इकोनॉमी है वो 300 बिलियन डॉलर के 370 बिलियन डॉलर के आसपास है, और हमारा 4,000 बिलियन डॉलर। तो ये फ़र्क है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि रूबल में जो ट्रेड है वो भारत में के लिए फ़ायदा है कि नहीं, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि जो आपका जो रिजर्व करेंसी है उसको रिजर्व करके रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके एक्सपोर्ट अगर कम होने लगे तो आप तेल कैसे खरीदेंगे? आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपके सोर्स क्या है डॉलर के? आप अगर खरीदने जाएंगे यूएई में तो आपको तो वो डॉलर मांगेगा ना, आपके रुपये तो लेगा नहीं। हाँ, आपके पास अगर, तो उसको आप बचा के रखना चाहते हैं कि कम से कम 6 महीने तक हमारा जो इम्पोर्ट हो उसको हमको पे करना है।
तो उसमें आप ये जो डॉलर आता है आपके पास कहाँ से, दो सोर्स होते हैं प्राइमरली। एक तो आप जो एक्सपोर्ट करते हैं, और दूसरा सोर्स होता है आपके जो नागरिक हैं दूसरे देशों में काम कर रहे हैं वो अमेरिका से, या जो सबसे ज़्यादा जो मिडिल ईस्ट यानी कि वेस्ट एशिया का जो देश है, तो वेस्ट एशिया से जो वापस भेजते हैं बेचारे गरीब लोग, बिहार यूपी के जो लोग, वो सारे पैसे 90% पैसे घर भेजते हैं, बचा और एक रूम में 10 लोग रहते हैं। तो उस वैसे आपका डॉलर का रिजर्व आपके पास आता है, और तो उसको आप बचा के रखना चाहते हैं। और भारत और रूस के साथ क्या हुआ है कि अभी ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हो गया। पहले भारत और रूस का टारगेट था कि हम $25 बिलियन अचीव करेंगे। ये टारगेट होता था कि 2030 में जाके 2025 में जाके हम इसको अचीव करेंगे। क्या हुआ कि जब अभी जो सैंक्शन इत्यादि लगा, तो उसके बाद चूँकि तेल रूस ने सस्ता बोला कि तुम लो, हमको तेल बेचना है, हम तुमको सस्ते में तेल देंगे। और उसको अमेरिका और जो पश्चिमी देश ने रोकने की कोशिश की कि भैया कोई भी देश है वो $60 पर बैरल से नीचे नहीं ले सकता, तो वो प्राइस फिक्स कर दिया। बोला कि इसमें भी हमको फायदा है, ओपेक के हिसाब से देख लिया। हाँ, तो हमको इसमें भी फायदा, हम इसमें भी देंगे, हम सस्ता वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। और तो भारत ने वहाँ से सस्ते में तेल वहाँ पे लेना शुरू किया, और कंपेयर टू अदर कंट्रीज मैं बोल रहा हूँ, और लेना नहीं शुरू किया। भारत ने क्या किया मैं बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है ये, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए क्यों जरूरी है कि भारत वहाँ से तेल को, क्रूड को इंपोर्ट करने लगा, और उस क्रूड को इंपोर्ट करके हमारे पास रिफाइनरी की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। रिलायंस से लेके बहुत सारे रिफाइनरीज हैं यहाँ से लेके भरे हुए हैं, तो उसको रिफाइन करके हमने उसी तेल को यूरोप को बेचना शुरू किया। अब अमेरिका और यूरोप को लगने लगा रहे हम तो सीधे इन देशों से नहीं खरीद रहे हैं, और ये थर्ड कंट्री भारत से ले रहे हैं, थर्ड कंट्री फायदा हमसे ले रहा है ना। तो बोला कि हम इस पे भी सैंक्शन लगाए, हालांकि लगा नहीं पाए, क्योंकि यूरोप की भी इतनी क्षमता नहीं है कि भारत को धमका ले अभी के समय में। जी, तो बेसिकली वो रूस का तेल ही खरीद रहे हैं, तो बस इंडिया बीच में फायदा ले रहा है उसका। इंडिया काफ़ी फायदा लिया, और उसके बाद उसने बोला कि हम सारे टैंकर पे जो है वो उस पर टैक्स लगाएंगे, उसको सैंक्शन लगाएंगे इत्यादि, लेकिन वो कभी वर्कआउट हुआ नहीं, क्योंकि तेल में ये नहीं पता चलता ना कि कतर का है कि सऊदी अरबिया का है, कि अब रिफाइंड हो गया, तो उसमें पता करना बहुत ही मुश्किल है। और टैंकर क्या होता है कि टैंकर बहुत ही ऐसे टैंकर हैं जो कि यहाँ से चल रहे हैं तो कोई फ्लैग लेके चल रहे हैं, वहाँ से चले तो ग्रीक का फ्लैग ले लेते हैं, तो फ्लैग चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। तो रसिया और भारत का जो ट्रेड है लगभग $65 बिलियन का जो ट्रेड है, वो अभी ज़्यादातर उसमें 60 बिलियन का ट्रेड जो आपका तेल का आया था। हाँ, अब मैं रूस गया था, पिछले साल गया था, तो मैं वहाँ पे सेमिनार में मैं जब बोल रहा था, तो वहाँ पे लोगों ने पूछा कि मुझे तो लगता है कि हमने जो युद्ध शुरू किया है भारत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए शुरू किया है। वहाँ के लोगों की सोच समझिए। तो बोले कि कैसे फ़ायदा आपने पहुँचाने की कोशिश की, तो क्योंकि आपको हमने सस्ते में तेल देना शुरू किया। आप जो तेल खरीद रहे थे 75 बिलियन पर बैरल, जो $75 पर बैरल, हमने आपको 60 में देना शुरू किया, उससे भी सस्ता ले रहा होगा हमें पता नहीं। तो उसमें हम उससे फ़ायदा सबसे भारत को होने लगा। तो उसका फिर तो कहने का मतलब कि हम वहाँ पे जो अब ये जो तेल मंगा रहे थे 60 जो ट्रेड हो रहा है $65 बिलियन का रूस के साथ, उसमें हमने रूबल में करना शुरू कर दिया। अब रूस क्या बोल रहा है कि रूस का चूंकि इतना तेल यहाँ पे भेजा तो उसके रूबल यहाँ पे रिजर्व काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब रूस यहाँ से सामान तो खरीदता नहीं है, केवल 5-7 बिलियन का सामान खरीदता है। रूस बोल रहा है कि हम उस रूपी को क्या करेंगे, ये रूपी तो कहीं पे कोई थर्ड कंट्री लेने के लिए तैयार नहीं है। आप चाइना के माध्यम से हमको रेनमिन भी दिलवा दीजिए। अब हम बोले नहीं, हम बोले चाइना हमारा राइवल कंट्री, हम नहीं जाएंगे, चाइना को हम क्यों देंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई रूस की। तो हम रूस को यह बोलने की कोशिश कर रहे थे कि आपने प्लीज़ हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए और हमारे यहाँ से ज़्यादा सामान खरीदना शुरू कीजिए, जो कि आप चीन से या दूसरे जगहों से खरीदने की लेकिन चूंकि रूस पे सैंक्शन लगा हुआ है तो चीन तो काफ़ी इन्वेस्ट कर दिया वहाँ पे। और हमारे साथ दिक्कत है कि हमारी कंपनी जो है प्राइवेट कंपनीज है, चीन की कंपनी सरकारी कंपनी, तो उनको डर नहीं है, पकड़ के नहीं कह सकते किसी की, क्योंकि जाओ भाई रूस में पैसा लगा हुआ है। नहीं, दिक्कत यह है कि आपका जो रिलायंस है, ONGC है, या जो भी कंपनीज इन्वेस्ट कर सकते हैं वो सारे प्राइवेट हैं, और इन सारे का एक्सपोजर पश्चिमी देशों में है। तो ये डर गए कि वहाँ ना बंद हो जाए, तो ये करेंगे तो वहाँ पे वो बंद कर देंगे। तो इसलिए हम वहाँ पे नहीं इन्वेस्ट कर पाए। चीन ने उसको कैप्चर कर लिया और हमारा आयात, तो अभी एक बहुत बड़ी समस्या है वो। तो एक और लास्ट पॉइंट, आई एम सॉरी ज़्यादा समय ले रहा हूँ। तो एक जो अभी मैंने कैलकुलेट किया, रूस का जब यही सवाल था कि हमने तो भारत को काफ़ी फायदा पहुँचा है,
तो हमने बोला कि आपको यह नहीं पता कि आपके लड़ाई के चक्कर में हमें फूड और एनर्जी में जो ज़्यादा प्राइस इंटरनेशनल मार्केट को दें तो उससे हमारा 10 बिलियन का नुकसान हुआ है। तो ये आर्गुमेंट है उसके अगेंस्ट। अच्छा, तो हमने उन्हें ये वो अगर कोई पूछे रूसी तो उसको बोलिएगा अच्छा, कि आपके वार के चक्कर में हमारा जो तेल का दाम हमारा बढ़ भी गया, नुकसान। हाँ हमारा भी तो नुकसान हुआ है ना। तो तुमसे दोस्ती सिर्फ फायदे की नहीं है भाई, तुम्हारे लिए नुकसान भी उठा रहे जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यही कारण है जो आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि तीनों चारों देशों में जो वो सेम पेज पर नहीं है, इसलिए इतने सालों तक ब्रिक्स के मजे लिए गए। वो कहते रहे पश्चिमी देश ये कभी एक साथ नहीं बैठ सकते, ब्रिक्स कभी मजबूत नहीं हो सकता। हाँ, बना लो तुम 20 है ब्राजील, 22 है इंडिया, जी जी लेकिन कभी भी तुम यूरो जैसे नहीं हो सकते, कभी भी तुम अमेरिका जैसे नहीं हो सकते, नाटो जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि लड़ते रहोगे। और ये भी ठीक बात है कि जब तक हम अपने जो बाकी झगड़े हैं उन्हें ना सुलझा लें, तब तक हम आर्थिक मोर्चे पर कभी भी सेम पेज पर उस तरह से आ भी नहीं सकते। करेंसी वगैरह तो दूर की बात है। वैश्विक दक्षिण कहा आपने, ग्लोबल साउथ, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, ये टर्म बहुत अभी चर्चा में है, ये होता क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है नितिन। अच्छा सवाल इसलिए है कि वैश्विक दक्षिण से कई बार लगता है कि जो ग्लोबल में जो कुछ कंट्री नॉर्थ में है इक्वेटर के ऊपर और कुछ कंट्री साउथ में है। लेकिन ये सवाल मेरे प्रोफेसर के इंटरव्यू में पूछा गया, मैं पहले तो बता दूं। तो अभी कुछ दिन पहले जो इंटरव्यू हुआ था तो ये इसको ये टेरिटोरियल कंसेप्ट के रूप में देखते हैं। ये टेरिटोरियल कंसेप्ट नहीं है। टेरिटोरियल मतलब इसको ग्लोबल जो इक्वेटर है उसके नीचे कंट्री को आप साउथ बोल देंगे, उसका नॉर्थ बोल देंगे, तो ये ऐसे नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे भारत भी देखेंगे तो ऊपर में है, चीन जो देखेंगे उसका जो अगर टेरिटोरियल देखेंगे बीच का जो लाइन है उसके ऊपर में है भारत। तो भारत वैसे टेरिटोरियल हिसाब से देखेंगे तो वैश्विक दक्षिण का देश नहीं है। रूस जो है वैश्विक दक्षिण का देश हो ही नहीं सकता क्योंकि तो ऊपर में है। और ऑस्ट्रेलिया को फिर वैश्विक दक्षिण का देश होना चाहिए, न्यूजीलैंड को होना चाहिए वैश्विक, तो वो तो लेकिन नॉर्थ का पार्ट है एक तरह से उसके। तो वैश्विक दक्षिण जो है ये एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है। जी, और पॉलिटिकल कंसेप्ट है। इसको 1974 इत्यादि में ब्रांड कमीशन इत्यादि जिन्हें उसको पॉपुलर करवाया। तो वैश्विक दक्षिण से देशों से तात्पर्य वैसे देशों से है जो कि जिन बहुत सारे देश, ज़्यादातर देश इसमें कलोनियल उनका हिस्ट्री रहा है या सेमी कलोनियल हिस्ट्री रहा है, वो किसी न किसी उपनिवेशवाद के शिकार रहे हैं पहले। उनकी जो राजनीति होती है वो थोड़ी सी जो नॉर्थ के ग्लोबल नॉर्थ के देश हैं, G7 के कंट्री हैं, उनसे काफ़ी अलग होता है। और इनकी जो अर्थव्यवस्था है ये इमर्जिंग इकोनॉमी है। ज़्यादातर जो देश हैं ये डेवलप्ड कंट्री नहीं है। चीन भी उस ढंग से अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखेंगे तो ये जो वैश्विक दक्षिण का जो कंसेप्ट है ये एक राजनीतिक कंसेप्ट है, भू राजनीतिक कंसेप्ट है। ये कोई टेरिटोरियल या ज्योग्राफिक कंसेप्ट नहीं है। और इसमें जो पॉलिटिक्स भी, और यही वैश्विक दक्षिण का चीज़ अमेरिका और बहुत सारे यूरोप के देश वो नहीं समझ पाते हैं कि ये सारे देश क्यों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये सारे देश इसलिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपने जो सिस्टम एक खड़ा किया है कि डॉलर वाला सिस्टम या यूरो वाला सिस्टम या फिर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपके मेंबर हैं या आप IMF वर्ल्ड बैंक में आपका वोटिंग राइट से ज़्यादा है और दूसरे देशों का नहीं है, WTO में जो रूल्स आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेड के रूल्स आपने जिस ढंग, तो इन सारी जो नीतियां हैं उनके विरोध में ये सारे वो सब भेदभावपूर्ण है। जी, भेदभावपूर्ण है और काफ़ी हिपोक्रिटिकल उनका पोजीशन है। आप डेमोक्रेसी और रेजिम चेंज की बात करते हैं और लेकिन सऊदी अरब बाकी कई देशों में आप उनको मोनार्की को प्रमोट करते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तो क्योंकि वो मोनार्की आपके हिसाब से चलने हो रहा है। भारत तो प्रजातंत्र है, लेकिन भारत को तो अमेरिका ने अभी तक जो सोवियत टाइम पे आप देखेंगे कोल्ड वॉर दबाने की कोशिश वैसे ही देखता है तो अभी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। सर परिवर्तन पता नहीं कब हुआ है। मतलब मैं जब पढ़ रहा था पॉलिसीज अमेरिका की भारत के प्रति, तो मैंने उसमें पाया कि भाई एक बार तो जब ज़रूरत थी अफगानिस्तान में लड़ने की तब तो दोनों को पुचकारते थे कि दोनों की ज़रूरत है। थोड़ा सा ओबामा के टाइम पर आए गए, लेकिन उससे भी कोई बहुत फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो एक परमाणु संधि जो हुई है हमारी, मनमोहन सिंह ने जो इधर से कुछ ज़्यादा ही किया वो है। और ट्रंप के आने के बाद पिछले कार्यकाल में थोड़ा सा ठीक था, सहला रहे थे, इस बार तो बिल्कुल ही रूखे हैं। अब पाकिस्तान के साथ जिस तरह से चल रहा है वो भी देख के लगता है कि कहाँ। अच्छा एक और बात बताऊँ, प्रोफेसर मुक्तदर खान है, डेलावेयर में पढ़ाते हैं, मैं इसे बीच में बता रहा हूँ, वो अक्सर सीनेट को सलाह वगैरह भी देते हैं, तो मैं उनसे कई बार पॉडकास्ट करता हूँ। एक बार उन्होंने मुझे बात कही थी, मुझे अभी तक याद है वो। उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग मतलब इंडिया में हैं, आप लोगों के लगता भी होगा, कई बार महसूस होता होगा कि अब तो हमने सोवियत यूनियन से और रूस से भी बाद में काफ़ी किनारा कर लिया है, हथियार भी औरों से लेने लगे हैं, इजराइल का सपोर्ट भी कर ही देते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि अमेरिका बहुत सारी तकनीक, यूरोप भी बहुत सारी तकनीक नहीं देता है या उस तरह से खुलकर सपोर्ट नहीं करता है जिस तरह से बहुत सारे ऐसे देशों को कर देता है जो शायद भारत के मुकाबले कम महत्वपूर्ण है उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ का जो मैं मानस देखता हूँ
यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स का अमेरिका में, जी मुझे ये समझ में आया है कि वो भारत को अभी तक भी उतना ट्रस्ट नहीं करते। उन्हें लगता है अभी भी कि आप पूरी तरह से रूस की छांव से बाहर नहीं है। जी अभी भी उन्हें ये नहीं लगता है कि आपको कोई टेक्नोलॉजी दी जाएगी तो भी आप उनकी ही तरफ रहने वाले हैं, कभी उनके एलाइज के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये ट्रस्ट बिल्ड होने में बहुत वक्त लगता है। तो अगर आप कभी यूरोप और अमेरिका को आपस में लड़ते भिड़ते भी देखें तो भी निश्चिंत ना हो, जी वो दोस्त ही रहने वाले हैं इस मामले में तो। और भारत कितनी भी गलबहियां कर ले, उसे भी एक लंबा सफर बिताना है एक गहरी दोस्ती के लिए, जिसमें सब कुछ वैसा हो जैसा आप चाह रहे हैं। जी बिल्कुल सही बोला। ये आप भारत और अमेरिका को उस ढंग से नहीं देखेंगे जैसा कि सोवियत यूनियन भारत को देखा है आपने। आप उस ढंग से भी नहीं देखेंगे जैसा कि ब्रिटेन और वो आप अमेरिका को देखते हैं, जिस ढंग से कॉपरेशन है उस ढंग से भी नहीं देखेंगे जैसा कि आपने जापान और अमेरिका के सहयोग को देखा है। लेकिन आप अभी क्या हुआ है पिछले कुछ वर्षों में कि भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी सुधार हुआ है, मैं बता दूं। और उसके अमेरिका के भी अपने इंटरेस्ट हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है, उनको लगता है कि अगले 10-15 वर्षों में जो उनका जो सबसे बड़ा चैलेंजर है, जो उनको खतरा महसूस होता है जिससे, वो है चीन है। और आप चीन के विरोध में अमेरिका जापान के भरोसे नहीं युद्ध कर सकता। बिल्कुल नहीं। ना ऑस्ट्रेलिया के भरोसे। उसके पास क्या फिलीपींस के भरोसे वो करेगा? कोरिया भी नहीं। कोरिया तो वैसे भी कोरिया फुली उस ढंग से अमेरिका को नहीं सपोर्ट करता है जैसा कि जापान या ऑस्ट्रेलिया करता है। तो यह मान के चले कि उसको लग रहा है कि जिस ढंग से जितना पावरफुल चीन इमर्ज कर रहा है, तो उसको अगर काउंटर करना है तो आपको भारत का सहयोग लेना पड़ेगा। और भारत को क्या लगता है? भारत को लगता है कि अगर चीन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पाकिस्तान नहीं है हमारा। पाकिस्तान को तो हम एक ऐसे देखते हैं जैसे एक घरेलू समस्या की तरह से देखते हैं उसको। हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट या रियल थ्रेट जो भारत का है वो है चीन। प्रजातांत्रिक देश है हम, वो ऑथोरिटेरियन सिस्टम है, बॉर्डर इश्यूज है, भारत को कंटेन करने की कोशिश भी करते रहा है। तो वैसे में भारत को भी लगता है कि हमें किसी न किसी थर्ड कंट्री से सहयोग करना पड़ेगा, हम रूस के भरोसे नहीं रह सकते। तो ये जो जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो भारत और अमेरिका का उस लेवल पे हो रहा है। इस कारण से भारत ने बहुत सारे लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स किए हैं वहाँ पे, मतलब मिलिट्री एग्रीमेंट जो होते हैं उसमें जैसे बेका, कोमकासा इत्यादि, आपने ये सब सुना होगा। तो ये सारे एग्रीमेंट अमेरिका ने नाटो के अलावा केवल बहुत 2-3 कम देश हैं कि जो नाटो का मेंबर नहीं उसके साथ किया है। तो आपका जो मिलिट्री कॉपरेशन है वह काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लेकिन यह जरूर है कि अमेरिका को लगता है कि भारत की पॉलिसी है कि हम किसी का मिलिट्री अलायंस किसी के साथ नहीं करेंगे, जैसा कि जापान ने किया है, जर्मनी ने किया है, या नाटो के मेंबर भारत मुक्त रहेगा। भारत अभी तक कम से कम भारत की नीति रही है कि हम मिलिट्री अलायंस किसी भी देश के साथ नहीं करते। भारत पाकिस्तान युद्ध में भी हम ट्रंप को बोलते हैं प्लीज़ इंटरफेयर मत करो, किया भी तो चुप रहो। तो हम वैसे बोलते हैं। तो इसलिए हम उस ढंग का पार्टनरशिप नहीं एक्सपेक्ट करें जैसा कि ब्रिटेन करने के लेते हैं। ब्रिटेन आज के टाइम पे सबऑर्डिनेट कंट्री है, उसका कोई भी इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है। अमेरिका बोलेगा तो उसकी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के पास गिरवी है। आपने देखा कि जो अभी ट्रंप की मीटिंग हुई थी स्टामर के साथ, वहाँ के जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, तो किस ढंग से चमचागिरी कर रहे थे, बॉडी लैंग्वेज, वो उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनको एक किंग का क्राउन का इन्विटेशन ऑफर कर रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री वैसे नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जनता यहाँ पे रिबेल कर देगी। और पाकिस्तान और भारत का जो इशू था उसमें जो ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया था उसमें भारत का जनमानस उसके विरुद्ध खड़ा हो गया कि आप कैसे अपनी पॉलिसी को बेच रहे हैं अमेरिका के बीच, ये कैसे बताया, ये कैसे वो लड़ाई रुकवा देंगे। इसलिए आप उस ढंग के पार्टनर नहीं हो सकते और आपको उस ढंग का टेक्नोलॉजिकल सहयोग भारत नहीं करेगा। लेकिन उसकी भी मजबूरी है कि वो आपके बिना भी नहीं चल सकता अगर वो चीन को अगर राइवल मानता है तो एक उस कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है। और फिर ट्रेड भी भारत का जानते हैं वो सही है सर। अभी ब्रिक्स पे लौटूंगा, लेकिन एक बीच में बस सवाल पूछ रहा हूँ, तो क्या भारत कंफ्यूज है? क्योंकि भारत एक तरफ क्वाड में भी रहता है और फिर एक तरफ ब्रिक्स भी मजबूत करता है। देखिए, इसको बोलते हैं मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी। इसको कंफ्यूजन की पॉलिसी क्यों नहीं कहते? नहीं, कंफ्यूजन की पॉलिसी मतलब मैं बस पूछ रहा हूँ जी, मे बी इसमें उतना कुछ सोचा गया हो जितना हम अभी पूछ भी नहीं पा रहे, समझ भी नहीं पा रहे। देखिए देखिए आप अगर अमेरिका के साथ मान लीजिए इसका ऑल्टरनेटिव पहले सोचते हैं हाइपोथेटिकली, ठीक है, हम सारे देशों के साथ नहीं करते हैं, हम अमेरिका के साथ अलायंस कर लेते हैं। अब अमेरिका के साथ आप एक अलायंस कर लेते हैं और तो आपका क्या होने वाला है, देखिए फ्यूचर देखिए, जियोपॉलिटिकली आप देखें कि अमेरिका से आपने अलायंस कर लिया, इधर क्या होगा कि रूस, चीन और पाकिस्तान यहाँ पे अलायंस कर लेगा। आप समझ रहे हैं? और रूस, चीन और पाकिस्तान यहाँ पे अगर एक साथ भारत को ट्रेवल करना शुरू कर देगा इस क्षेत्र में, तो आपके लिए वो बड़ी समस्या होगी ना। तो आप क्या करते हैं
कि नहीं, हम रूस के साथ इतने संबंध अच्छे बना के रखेंगे क्योंकि ये अलायंस को इमर्ज करने नहीं देंगे। तो आप अमेरिका के साथ कभी जो आपको सजेस्ट करते हैं कि ये पॉलिसी होनी चाहिए भारत की कि अमेरिका के साथ ही करेंगे, चीन के साथ तो ऐसे भी नहीं कर सकते आप। तो अमेरिका के साथ बोल रहे हैं कि हमारा कंफ्यूज पॉलिसी नहीं, बिल्कुल एक सॉलिड कमिटमेंट वाली पॉलिसी होगी। तो आपको बेसिकली अमेरिका के सामने आपको बेचना पड़ेगा और फिर अमेरिका आपको यूज करेगा। कैसे यूज करेगा? जैसे वो इजराइल को यूज करता है या जैसे वो यूक्रेन को आज के समय पे यूज कर रहा है, रूस के अगेंस्ट में युद्ध करवा के। अमेरिका बोलेगा कि तुम चीन से युद्ध करो, वो चीन को भड़का के और आपको भड़का के वहां पे युद्ध बॉर्डर पे करवा देगा, दोनों को कमजोर करेगा। तो क्या आप वैसी पॉलिसी रखना चाहते हैं? नहीं। तो इसलिए जो पॉलिसी मेकर हैं, जो जिनको पता है अमेरिका की पॉलिसी, जो केवल दूर से अमेरिका को देखे हैं, डील नहीं किए हैं, जिनको सतही समझ है, तो वो इस ढंग की पॉलिसी की बात करते हैं। लेकिन जो डे टू डे पॉलिसी मेकर हैं, उनको पता है कि हम इस ढंग के ट्रैप में नहीं फंसना चाहते हैं। सारे अंडे अमेरिका के बास्केट में मत रखो। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति आप तो इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, तो उसमें एक कंसेप्ट होता है बर्डन ऑफ कमिटमेंट और बर्डन ऑफ इंट्रैपमेंट। तो आप अमेरिका को ये कमिट नहीं कर सकते कि हम तुम्हारी सारी लड़ाई जो चीन में होगी उसमें हम शामिल होंगे, और अमेरिका वहाँ पे ताइवान में वहाँ से भिड़ने की संभावना कभी ना कभी लगती है। और आपको यह भी लगता है कि हमने कमिट कर दिया और अगर अमेरिका भाग गया, जैसा कि पाकिस्तान से भाग गया, आपने देखा ना, पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, पाकिस्तान से भाग गया, यूक्रेन से अभी भाग रहा था, आपने देखा, यूक्रेन से, अफगानिस्तान से भागा, इराक से, तो उसको बोलते हैं, से भागा ही उसको बोलते हैं फियर ऑफ अबैंडनमेंट। तो आपको यह भी लगता है कि वहाँ पे जैसे पॉलिसी परिवर्तन होते हैं तो आप उन पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। तो इसलिए आप बताइए कि कंफ्यूज पॉलिसी है अच्छी पॉलिसी है? आपका जवाब मैं आपसे पूछ नहीं, मैं तो नेहरू के समय से ही है ये पॉलिसी। तो जो कोई ये कहता है कि हमने 2010-14 के बाद कुछ शुरू किया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमने एक पॉलिसी को कंटिन्यू ही किया है, उसके आप नाम बदलते रहो जी। इनफैक्ट जयशंकर की किताब आई थी, उसमें भी वो ये दावा भले ही कर रहे थे, क्योंकि मंत्री भी हैं, कि हमने पॉलिसी बदल दी है, अब हम सबसे फायदा उठाते हैं, सबको। ये तो हम पहले भी कर रहे थे। देखिए जयशंकर जी, हमने एक प्लांट लगाया रूस से बात करके, एक प्लांट अमेरिका से बात करके। देखिए जयशंकर जी हमारे स्कूल से हैं, हमारे JNU से हैं, मैं जानता हूँ। और उनका कितना भी अमेरिका का प्रभाव है, उनको उस समय का भी परिप्रेक्ष्य याद है जब अमेरिका इंडियन ओशन में पाकिस्तान के, बांग्लादेश के इशू पे बेड़े भी भेज रहा था, तो उनको वह भी याद है। और वो वहाँ पे भी चीन में भी काम कर चुके हैं, अमेरिका में भी काम कर चुके हैं। हम फिर सर क्वाड में क्यों हैं? जी, बस इसका संक्षेप में जहाँ पे ब्रिक्स के 2 सवाल। जी, क्वाड में हैं, उसका कारण बस एक ही है, क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ा जो जियोपॉलिटिकल थ्रेट है, भू राजनीतिक थ्रेट है, वो चीन है। ओके। और आप चीन क्या कर, देखिए चीन कोई सीधा राष्ट्र नहीं है, आप पहले बता दूं। बहुत लोग यहाँ पे भारत में यह भी कंफ्यूजन होता है कि हमको चीन सपोर्ट करेगा और चीन, ये किसे कंफ्यूजन है? कुछ लोगों को है मे बी JNU में होगी, लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने आज तक जितने लोगों से बात की उनमें कोई ये कहता नहीं मिला, एक आध के अलावा, वो तो ठीक है जी कि जी चीन बहुत अच्छा देश है, उसका चले जाओ आप, क्योंकि उसके साथ हम ट्राई कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कभी कोशिश नहीं की। जी, तो देखिए, मैं जो आपका जो ट्रेड होता है, जो इधर के रास्ते से ट्रेड होता है, मतलब साउथ चाइना सी से जो ट्रेड होता है, और यहाँ पे जो इमर्जिंग इकोनॉमी है वो है साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमी। जापान के साथ आपका अच्छा ट्रेड है, चीन के साथ भी अच्छा ट्रेड है, मैं बता दूं। और आपका यहाँ पे जो आसियान के देश हैं और साउथ कोरिया इत्यादि से आपके अच्छे ट्रेड हैं। अब चीन जैसे पूरा साउथ चाइना सी को क्लेम कर रहा है कि ये सारा हमारा बेल्ट है, हमारा एरिया है, इसको हम ऑक्यूपाई, वहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटी भी कर रहा है, तो वो आपके ट्रेड को रोक सकता है। और वो यह भी कह सकता है कि इधर से पास करेगा तो आपको टैरिफ देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप वहाँ पे चाहते हैं कि फ्री ट्रेड हो। और दूसरा कि आपके बॉर्डर इशू चीन के साथ कभी सॉल्व नहीं होंगे, मैं बता दूँ। वो क्लेम और काउंटर क्लेम चलते रहेंगे। दलाई लामा का 90th बर्थडे मनाइए आप, वो, लेकिन आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे को, एक तरह से पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, दोनों के एम्बिशंस अलग हैं। उस पर हमने बहुत पॉडकास्ट किए हैं। और उसको यह भी लगता है, चीन को यह भी लगता है कि अमेरिका तो दूर का देश है, अगर खतरा पॉलिटिकली भी उसको, प्रजातांत्रिक देश। अब जानते हैं चीन को क्या खतरा लगता है सर? चीन को खतरा ये लगता है कि अभी जो एक नैरेटिव चला है पूरे विश्व में कि भारत प्रजातंत्र भी है और इकोनॉमिकली भी राइज कर रहा है। अब इससे जो कम्युनिस्ट ऑथोरिटेरियन सिस्टम, उसको डर लगता है। इसकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन नहीं, कुछ साल पहले बहुत तेज थी। मुझे याद है 1.5-2 साल पहले जब ये बात होने लगी थी कि चीन के पॉलिटिकल सिस्टम को दुनिया क्यों नहीं अपनाती है, ये चर्चा आने लगी थी। और चीन अपने पॉलिटिकल सिस्टम को चाहता था कि दुनिया अब अपनाने लगे। अभी अचानक से कुछ दिनों से थोड़ी कम हो गई, पर ये हुई है। क्योंकि भारत ने भी ये नैरेटिव फैलाया और भारत को लग रहा है चूंकि इकोनॉमिकली आप अच्छा कर रहे हैं। डेमोक्रेसी के साथ
क्यों अच्छे बड़े सशक्त आर्थिक देश नहीं हो सकते? जी, क्योंकि अभी तक जो मॉडल था, जो कंट्रीज राइज कर रहे थे पिछले पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, तो ज़्यादातर कंट्री जो साउथ ईस्ट एशिया के भी थे वो भी ऑथोरिटेरियन थे। आप कोरिया के देखें वो भी ऑथोरिटेरियन था। जापान का पहले मिलिट्री हिस्ट्री, उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हो चुका है। तो जो प्रजातांत्रिक देश थे उस ढंग से राइज, जो वेस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ हाँ, पे, वो मैं अलग। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स की बात इधर कर वाले रहा हूँ। सब। तो वो देश अच्छे राइज उस ढंग से नहीं कर पा रहे थे। ब्राज़ील एक एक्सेप्शन था। थोड़ा सा भारत का भी बोला जाता था, हिंदू ग्रोथ रेट इत्यादि जो बोला जाता था पहले। लेकिन अभी क्या हुआ है कि भारत का ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा चल रहा है। और पिछले कई वर्षों से देखेंगे तो उसका अच्छा चल रहा है, और एक्सपेक्टेड है कि भारत ग्रो करते रहेगा। अप्स एंड डाउन्स तो होते रहेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड है। तो वैसे में जो अब ग्लोबल साउथ के छोटे छोटे देश है, जहाँ पे जैसे प्रधानमंत्री मोदी अभी गए थे, जैसे नामीबिया, घाना या फिर दूसरे, तो उनको लगता है कि हमें क्या मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। क्या हमको चीन वाला मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए या फिर भारत का मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। तो चूंकि उसमें बहुत सारे देश प्रजातांत्रिक देश हैं, तो चीन को लगता है कि ये सारे देश, तो भारत इसको मोबिलाइज भी कर सकता है। और चीन जिस ढंग से, चीन क्या करता है छोटे छोटे देशों में, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश है, छोटे रेजिम से एलीट कंट्रोल करता है सिस्टम को, जानते हैं। भारत में भी लार्ज एक्सटेंट तक एलीट कंट्रोल करता है, लेकिन भारत चूंकि प्रजातंत्र है, बहुत सारे लोग हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो मतलब थोड़ा सा एक्सपेंशन ऑफ उस एलीट में कभी ना कभी कोई ना कोई हर एलीट का 2-4-5 दायरा, साल में आम लोग भी घुस एलीट जाते का हैं, दायरा बढ़ता रहता है। एलीट का हाँ, दायरा काफी दायरा, बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल चूंकि प्रजातांत्रिक देश है तो दायरा, लेकिन पाकिस्तान में तो केस नहीं है, आप जानते हैं, नहीं हो सकता। और तो उस एलीट को कंट्रोल करने के चीन क्या करता है कि श्रीलंका में उस एलीट को फंड करेगा, प्रोजेक्ट देगा, स्कॉलरशिप देगा, तो और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेट ट्रैप होगा। और ये उसने साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में काफ़ी किया है। कुछ लैटिन अमेरिकन में भी किया है, कुछ साउथ ईस्ट एशिया के देशों में भी किया है। तो उसकी जो पॉलिसी है वैसे चलती है, लेकिन भारत वो नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत में तो जो अभी जो पॉलिसी है, फिर प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, फिर नीति बदल जाएगी, और आपके पास इस ढंग के की पॉलिसी रहे, एक वन पार्टी सिस्टम उस ढंग से है भी नहीं। तो आप वो नहीं कर सकते जो रूस और चीन कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे तो 25 सवाल पूछेंगे कि आपने यहाँ क्यों इन्वेस्ट किया है। तो हमारे कोविड के जो वैक्सीन दे रहे थे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी बोल रही थी कि आप वैक्सीन क्यों दे रहे हैं, हालांकि मेरे हिसाब से अच्छी पॉलिसी थी वो, लेकिन वो बोल रहा है कि वैक्सीन आप क्यों दे रहे हैं, जो हमारे लोग सवाल उठेंगे। जी, तो इसलिए हमारे लिए थोड़ी सी हमारी पॉलिसीज अलग। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम ब्रिक्स में हैं तो उसका भी अपनी एक वजह है, और क्वाड में है तो फिर वो चीन को थोड़ा सा दबाव में डालने मुख्य कारण आपका, हाँ, एक फ्री ट्रेड होता रहे इस एरिया में, वो भी जरूरी है। जी। तो किसी के भी साथ हम पक्के तौर पर साइन नहीं करेंगे। क्वाड में भी हमने देखिए, क्वाड मिलिट्री अलायंस बन जाता, हाँ। अगर उसमें भारत नहीं होता, चूंकि वो मिलिट्री अलायंस नहीं बन पाया, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस तरह के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि भारत ने कहा भाई मिलिट्री पे नहीं, सिक्योरिटी अलायंस के रूप में काम कर रहा है। मलाबार एक्सरसाइजेस भी करते हैं, लेकिन मिलिट्री अलायंस नाटो तरह का नहीं है। मिलिट्री अलायंस का क्या मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई भारत पे अटैक होगा तो सारे लोग उसको बचाने आ जाएंगे, और अगर ऑस्ट्रेलिया पे होगा तो हम भी जाएंगे। तो ऐसा हम नहीं कर, तो वही कारण है कि, तो बेसिकली वो चीन के कारण अलायंस है, एक सिक्योरिटी और पॉलिटिकल अलायंस। ठीक है। मेरे एक दो सवाल आखिरी। एक तो ये कि क्या सर ब्रिक्स का कुनबा बढ़ता देख रहे हैं, या ये धीरे धीरे वाकई प्रासंगिक हो जाएगा, इरेलेवेंट होता चला जाएगा? मुझे, मेरे हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी जो राजनीति जो जिस ढंग से उभर रही है, तो उसमें ब्रिक्स की प्रासंगिकता बढ़ेगी। जी, क्योंकि ये देखिए कि आप ये इमेजिन कीजिए, 40 लोग ब्रिक्स को, 40 कंट्री हैं जो कि ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। और आपको क्या लगता है ये सारे एप्लीकेशन है इतनी? यस सर, देयर आर 40 कंट्रीज व्हिच वांट टू जॉइन ब्रिक्स। क्यों? ये तो सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ब्रिक्स के बेसिक जो देश हैं उनके बीच में कोई सेम पेज पे नहीं है। दिक्कत क्या है नितिन, कि कई बार हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो वाशिंगटन पोस्ट और इकोनॉमिस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ के उनको लगता है कि ऐसी ही पॉलिसी चल रही है, ऐसे ही दुनिया चल रही है। ऐसा नहीं होता। ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं होता। तो ऐसा है नहीं। तो किस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, डेमोग्राफी की बात करूँ तो इन वेस्ट में डेमोग्राफिक डिक्लाइन हो रहा है, रशिया में डिक्लाइन हो रहा है, अमेरिका में अगर इमिग्रेशन बंद होगा तो वहाँ भी डिक्लाइन होगा, जापान में डिक्लाइन हो रहा है। तो डेमोग्राफिकली ये सारे कंट्री 15-20 साल में बहुत ही हाई लेवल पे जाने वाले, यानी कि काफ़ी संख्या बढ़ने वाली है। नाइजीरिया का पॉपुलेशन 2075 तक बोल रहा हूँ, और चीन का पॉपुलेशन आसपास होने वाला है। आप ज्योग्राफी पढ़िए ना, डेमोग्राफी सोचिए ना, आपको फ्यर देखना तो आप ऐसे सोचिए, ठीक है। तो नाइजीरिया, क्योंकि चीन का पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है और नाइजीरिया का पॉपुलेशन फास्ट राइज कर रहा है। बढ़ रही है। यस सर। तो ये मैं अपने
ऐसे नहीं बोल रहा हूं। ऑब्वियसली आंकड़े मैं फ्यूचर जो हाँ। पॉलिसी सिनेरियो है उसकी बता रहा हूँ। तो अफ्रीका का पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, इंडिया का पॉपुलेशन अभी बढ़ता रहेगा लेकिन बाद में एक प्लेटो भी होने वाला है। तो डेमोग्राफी आपका बढ़ने वाला है। ये सारे कंट्रीज इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। चीन बढ़ता रहेगा, स्लो होगा लेकिन बढ़ता रहेगा। भारत की इकोनॉमी बढ़ती रहेगी, उसके कई कारण हैं। उसके बाद ब्राज़ील बढ़ेगा, अफ्रीका की इकोनॉमी बढ़ेंगे, और उसके बाद जो ये सारे देश अभी जो उतने पावरफुल नहीं है तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। आपकी इकोनॉमी जो है वो लगभग 35 ट्रिलियन इकोनॉमी हो सकती है 2047 तक। तो आप इमेजिन कीजिए 35 ट्रिलियन के आसपास हो गए तो अभी जो चीन की इकोनॉमी 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। यस सर। तो उसके डबल इकोनॉमी आप होंगे ये 2047 तक। 2047, अच्छा 47 तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो 100 साल 100 साल नहीं सर, 2047 भारत की आज़ादी के जी, आज़ादी के हाँ, जी मैं उससे देख रहा था। तो वो प्रेडिक्शन है, और ये प्रेडिक्शन मेरा नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, जो एजेंसीज हैं उनका प्रेडिक्शन। तो उस समय तक अगर आप उस वैसी इकोनॉमी होंगी तो आप इमेजिन कीजिए कि कितना इन्फ्लुएंस आप करेंगे। तो आपकी जो पॉलिसी होगी तो वैसे देशों के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना। और ये सारे देश जो है जो अमेरिका के साथ ऐसे भी आपका सहयोग रहेगा। अमेरिका भी एक पावरफुल और एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी रहेगी, तो उसके साथ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सारे देश जो यहाँ पे आपका वैश्विक दक्षिण के देश हैं, चूंकि उनका पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, ग्रोथ होने वाला है, और उनके एस्पिरेशंस बढ़ने वाला है, तो उनसे भी कोऑपरेशन जरूरी है। इसलिए ब्रिक्स मुझे लगता है कि ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला आने वाले दिन। 2 सवाल उन्हें क्लब करता हूँ। आखिरी सवाल, क्या ब्रिक्स अब क्लाइमेट, हेल्थ, एआई जैसे मुद्दों की तरफ शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री के बयान से भी कुछ इशारे मिले? और दूसरा, अगर ट्रंप वाकई अपनी धमकी पर कायम रहते हैं, मतलब सिर्फ भां मरोड़ के डील वाली बात नहीं है, सच में लगा देते हैं, तो आईटी और मेडिसिन, इन सेक्टर्स को हम बहुत बड़ा नुकसान होते देखेंगे? अगर देखिए, अगर ट्रंप 10% टैरिफ लगाते हैं तो आपका जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाएगा। और एक्सपोर्ट में आपके सारे जो एक्सपोर्ट, चाहे वो टेक्सटाइल का हो या फिर जो ऑटोमोबाइल हो, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो, तेल का हो, जो भी है, वो चूँकि सेक्टोरल अभी ऐसा कुछ नहीं बोला है किस सेक्टर में वो लगाएंगे, तो वो सारे आपके एक्सपोर्ट प्रभावित होंगे, और इसका फ़ायदा जो दूसरे देश जहाँ पर अगर टैरिफ नहीं है तो उसको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि सारे ब्रिक्स के देशों पे अगर लगाते हैं, मान लीजिए, तो चीन भी कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा ना, फिर भारत भी नहीं, तो फिर आपको बराबर हो गया माल का दाम। फिर तो वो इशू नहीं रहेगा। तो इसलिए आप ये मान के चलें, और यह भी होगा कि अगर ब्रिक्स ने एक कलेक्टिव पोजीशन लिया, हालांकि उसकी अभी संभावना कम लगती है, कलेक्टिव पोजीशन लिया कि हम इस इशू पे कंप्रोमाइज़ अगर नहीं करेंगे अमेरिका के साथ, तो यही सारे देश तो हैं जो कि एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं आज के टाइम पे। अगर अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है तो यूरोप को छोड़ दें तो यही सारे देश हैं बाकी। तो इन सारे देशों के साथ सारे देशों पे कलेक्टिवली वो टैरिफ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सारे देश भी टैरिफ लगाए तो फिर अमेरिका का भी एक्सपोर्ट प्रभावित होगा ना। तो इसलिए अल्टीमेटली अमेरिका का जो एंड यूज़र है, जिसको सामान खरीदना ही है जी, उसके साथ आप क्या करने वाले हैं? उसके साथ घरेलू पॉलिटिक्स में क्या होगा उनके जो भी वॉलमार्ट है, जो जितने भी जो चीप प्रोडक्ट्स मिलते थे उनमें प्राइस बढ़ रहे हैं ऑलरेडी। लोग, उनको लग रहा है कि हमारे पॉकेट से अब ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो इसलिए यह मान के चलें कि मुझे लगता है कि वो निगोशिएट, वो उनकी धमकी जो होती है हमेशा तरीका है, वो धमकी है कि ये करो, फिर निगोशिएट करो, फिर डेट बढ़ाएंगे, डेट चेंज करेंगे, तो बदलते रहते हैं उनकी बातों पे। तो वो आपका प्रभावित, तो अगर सच में ऐसा हुआ तो प्रभावित होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपका जो ट्रेड है लगभग $130 बिलियन के आसपास गुड्स का ट्रेड है, और सर्विसेज भी मैं जोड़ दूं, चूंकि आपने आईटी की बात की है, तो 200 बिलियन तक का ट्रेड है जी अमेरिका के साथ। तो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड, तो वो इम्पैक्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर एरियाज है जहाँ पे कि निगोसिएशन के दायरे में है ये सब, और दोनों देश मुझे लगता है अल्टीमेटली निगोशिएट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एक इससे पहले कुछ मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या अब ब्रिक्स, जिस तरह से प्रधानमंत्री के भाषण से भी लगा कुछ संकेत मिलते हैं, धीरे धीरे बढ़ेगा एआई की तरफ, क्लाइमेट चेंज की तरफ, इन मुद्दों की तरफ? जी, प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था, कि जिसमें कि आप पुराने जो टाइपराइटर्स है उसके माध्यम से आज के सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते कंप्यूटर को। तो इसका मतलब यही था कि
जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबल सिस्टम जो कंट्रोल कर रहा है और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारे ऑब्सोलीट हो चुके हैं। उसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और अभी जो फ्यूचर है नितिन, वो एआई का फ्यूचर है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार इंटरनेट के आने से जो क्रांति हुई थी, है ना, कि हम लोग सडनली कंप्यूटर, मैं तो कंप्यूटर जब +2 में था तो कंप्यूटर नहीं जाता आता था मुझे। BA MA से जाके हमने कंप्यूटर यूज़ करना शुरू किया। उससे पहले तो फ़ोन भी नहीं होता था, मोबाइल। तो उस एक क्रांति आई थी उसमें। उसके बाद से एआई में अभी जो है वो एक बड़ी क्रांति आ चुकी है, और भी काफ़ी इसका इम्पैक्ट बढ़ने वाला है अगले 5-10 वर्षों में। तो एआई में चूंकि अमेरिका उस ढंग से कॉपरेट, अमेरिका पूरे डेटा को कंट्रोल करता है। हमारा आप जो बात भी कर रहे हैं, आपको पता है कि ये कैलिफोर्निया के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा। तो उस डेटा जो उस कंट्रोल हो रहा है, तो ये सारे देश एक ऑल्टरनेटिव डेटा कंट्रोलिंग, लोकलाइजेशन ऑफ डेटा जो बोला जाता है, तो लोकलाइजेशन या नेशनलाइजेशन, यूरोप और अमेरिका में काफ़ी ये चल रहा है उसको लेकर। तो वो लोकलाइजेशन अगर कर दें तो फिर अमेरिका को भी इसमें नुकसान हो सकता है। तो ये देश कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। और चूंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से पश्चिमी देश कंट्रोल करते हैं, आपको टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करते हैं, तो आपको भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन शेयर करने की ज़रूरत है आपस में। इसकी बात कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर भारत और चीन, अगर इमेजिन कीजिए कि पेरिस क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन होता है, COP30 अभी होने वाला है ब्राज़ील में फिर से, और तो उसमें अगर ब्राज़ील में होगा वो भी, अभी COP30 ब्राज़ील में ही होगा। तो बेंगजन या कौन सा सिटी है वहाँ पे होने वाला है। तो अगर मान लीजिए भारत और चीन उससे विड्रॉ, अमेरिका तो विड्रॉ कर चुका है, अब भारत और चीन विड्रॉ अगर कर जाए तो क्या इसका कोई मतलब रहता है? कोई मतलब नहीं। तो अगर ब्रिक्स में इन्होंने रिकमिट किया है कि नहीं हम उससे विड्रॉ नहीं करते, हो जाएंगे, इट मीन्स कि ये कि अभी चलेगा। क्लाइमेट चेंज का इशू इम्पॉर्टेंट है, और वैश्विक दक्षिण के देश जो हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और अमेरिका के विड्रॉ होने के बाद यह इम्पॉर्टेंट, चूंकि इन देशों ने बोला है, चीन और भारत ने, कि हम इसको मानते हैं, तो इसलिए रेलिवेंट रह जाता है। और यूरोप भी इस इशू पे उनके साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन इत्यादि पे भी प्रधानमंत्री या ब्रिक्स के डिक्लेरेशन में बात हुई है, बहुत सारा ब्रिक्स। लेकिन एक चीज बता दूं कि देखिए, ब्रिक्स के चैलेंजेस भी मैं बता दूं लास्ट में जाते जाते। ब्रिक्स का सबसे बड़ा चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, कहना आसान है कि ब्रिक्स बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 40% है, 50% पॉपुलेशन है, उसका कोई मायने नहीं होता है कि आप जो पॉलिसी डिसीजंस आपने लिया है उसको कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं। कुछ चीज़ों को इंप्लीमेंट किया है, जैसे NDB जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसने अपने प्रोग्राम्स को काफ़ी चलाया है। उसके कुछ प्रोग्राम्स बिहार में भी चल रहे हैं, उसके कुछ प्रोग्राम्स अफ्रीका में भी चल रहे हैं, कई जगहों पर उसके प्रोग्राम चल रहे हैं। तो उन्होंने $32 बिलियन के आसपास इन्वेस्ट किया, तो वो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो कंटिजेंसी रिजर्व फंड है, जिसमें कि कोई देश में क्राइसिस होता है तो उसको कुछ फंड कर सकता है। अब चूंकि सऊदी अरब और UAE जैसे देश हैं, तो उनके पास काफ़ी रिजर्व्स हैं, तो वो भी जो NDB का जो रिजर्व संयुक्त कोष है उसको काफ़ी बढ़ा सकते हैं, योगदान देंगे। तो ये सब पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप उसमें प्रजातांत्रिक देश हैं, कुछ उसमें थियोलॉजी, मतलब जो कि धर्म से आधा, जैसे ईरान की मैं बात करूं, या मोनार्की है उसमें सऊदी अरब की बात करूं, कम्युनिस्ट देश है, और एक पुतिन का सिस्टम अलग ही है, वो प्रेसिडेंशियल ऑथोरिटेरियन सिस्टम है। तो इन सारे देशों में कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। आप किस हद तक अलग चैलेंजेस हैं, इकोनॉमी किसी की कैसे चलती है, किसी की कैसे, तो सच में सेम पेज पे होना बहुत मुश्किल है। हम यूरोप नहीं है, ये नहीं हो सकते, हम यूरोप हो नहीं सकते, और हमें होना भी नहीं चाहिए। हम क्यों यूरोप होंगे? यूरोप होने का मतलब तो आप ये मान के चले ना कि यूरोप हमसे बेटर है। तो यूरोप तो हमें क्यों यूरोप होना है? हम भारत हैं, हम खुश हैं, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति काफ़ी डेवलप रही है, तो हम उसमें खुश होना चाहिए। सही बात जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। मेरा ख्याल है तकरीबन 1 घंटे में आपने बहुत कायदे से ब्रिक्स प्लस बेसिकली कहना चाहिए, और उसके आसपास भारत के आसपास जो घट रहा है उसे बहुत अच्छे से समझाया। और कुछ आग्रह और विचार थे मेरे, जो मैं भी धीरे धीरे पढ़ता हूँ तो उससे बनते हैं, वो टूटे हैं। आई होप बहुत सारे लोगों के भी टूटे होंगे, क्योंकि अब जैसे मैं पॉडकास्ट से पहले आपको बता रहा था कि बहुत सारे UPSC के स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं, कमेंट भी करते हैं। वो सब लगातार जो घटनाएं घट रही हैं, और अब तो बहुत तेज़ी से घट रही है पिछले 1.5 साल से, तो विचार बन और बिगड़ रहे हैं। और ख़ासकर हिंदुस्तान तक जो बातें पहुंचती हैं, आपने 2-3 अखबारों के नाम लिए विदेशी, वहाँ से ज़्यादा पहुंचती हैं, जो एक तरह से है तो वेस्ट के ही, भले वो कितना निष्पक्ष होने की कोशिश करें, अच्छी बात है, मगर हमें बहुत सारे और जो देश हैं, खासकर ग्लोबल साउथ, उनकी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। तो कोशिश है इस पॉडकास्ट में ये नज़रिया भी शामिल हो। मुझे लगता है आज हुआ है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर इतना धैर्य दिखाने के लिए। लेकिन एक काम बचा है, कमेंट करने का। आप करते हैं, इसके लिए तो शुक्रिया है, लेकिन
एक आग्रह है कि और करें, और बताएं क्या हम पूछ सकते हैं, किस नए टॉपिक पर बात कर सकते हैं। हर हफ्ते कुछ ना कुछ दुनिया में घटता ही है। तो हर मंगलवार, अब ये दिन तय हो गया है, कुंदन जी ने कर दिया, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, हर मंगलवार वर्ल्ड अफेयर से जुड़ा कोई ना कोई टॉपिक यहाँ डिस्कस होगा किसी ना किसी एक्सपर्ट के साथ। तो भाई साहब, अब आपका मौका है, इस पॉडकास्ट को जितना संभव हो सके आगे बढ़ाइए, इधर उधर फैलाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।